या जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पीपल, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो भी है, ठीक है। मैराथन टाइप होगा ये। हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे 2021 वाले, ठीक है। ये फाइल मैं बता दूं, ये तलवीर सर ने जो शेयर की थी फाइल वो वाली है। हमने इस फाइल को भी हमने ऑलरेडी जो पीवाईक्यूज है इसको शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, नूरुन अला नूर जो है उस पर। और हाँ, हमने ना इसी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिख दिए हैं। आप लोग अगर चाहें तो अपने से लिख सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को लगे कि मेन है, या फिर इसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये 5 बजे तक होगी नॉर्मली, हम ये सोच रहे हैं। अगर एक्सटेंड भी हो सकती है, फिर कम भी हो सकता है, और बीच में आधे घंटे का ब्रेक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम पीवाईक्यूज के जरिए से कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे, तो मैक्सिमम हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं जितने ज्यादा हो सके पीवाईक्यूज कर सके हम लोग। थोड़ा आराम से ही करेंगे, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी करके छोड़ दिया। थोड़ा ऐसे रखे, ऐसे करेंगे कि जहन में बैठ जाए हमारी बात, ठीक है। स्टार्ट करें। ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स हैव एडवर्स इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज क्लाइमेट चेंज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। हाँ, जी, ये ये क्वेश्चन कोई कुछ क्या नहीं कह बोल रहा है रहा है। कि इनमें से वो कौन से गैसेस हैं, ठीक है, या पोल्यूटेंट्स आप कह लें, हैं, जिनके जरिए से एडवर्स इम्प्लीकेशन होता है। एडवर्स यानी कि उल्टा इफेक्ट होता है। इफेक्ट होता है किस पर? ह्यूमंस पर, ह्यूमन के हेल्थ पर, ठीक है, एज वेल एज क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन के यानी कि इंसान के हेल्थ पर भी होगा, और क्लाइमेट चेंज यानी कि एनवायरमेंट पर भी होगा। कौन से होंगे आप लोग बताएं। तो पता है वो लोग ना कमेंट में भी नीचे आंसर कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो बोल भी सकते हैं। इसका जो आंसर होगा है ना, पार्टिकुलर मैटर एंड जो सी है ओजोन, इसका आंसर होगा। पार्टिकुलर मैटर और ओजोन दोनों जो गैस है वो इंसान को भी नुकसान पहुंचाते हैं और क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए ये दोनों आंसर होगा। ठीक है। जिस जी जो ये पहला जो ए में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो वाला आप एक बार लिखिए। उसका जो सिंबल है एन जी, NO2। NO2, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब माने एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन का जर्रा मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है। ये वाला जो फिजा में 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है। इसलिए ये वाला बहुत हम लोग को इंसान का नुकसान नहीं पहुंचाते। बाकी जो दो नंबर जो है पार्टिकुलर मैटर PM2.5, जो पार्टिकुलर मैटर का मतलब जो होता है कि हमें बहुत छोटा छोटा जो जरा घूमते फिरते हैं, और जो हम लोग जब सांस लेते हैं वो हम लोग का सांस के साथ वो लंग्स में चला जाता है, फिर ब्लड में वो मिक्स हो जाता है, फिर हम लोग का नुकसान पहुंचाते हैं। ये पार्टिकुलर मैटर 2.5 हो गया। और एक पार्टिकुलर मैटर होता है वो 10 होता है। पार्टिकुलर मैटर 10। दूसरा नंबर जो ओजोन है, ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला है O3, लिख दीजिए O3। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन का जर्रा मिलकर हाँ एक ओजोन गैस बनता है, ओजोन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। तो ओजोन क्या होता है? एक गैस होता है जो सूरज का जो रोशनी जो जमीन में आता है, आने के बाद जो ओजोन जो गैस है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। करने के बाद जो दुनिया का जो टेम्परेचर वो ज्यादा हो जाता है। और दूसरा बात, जो ओजोन जो गैस है वो इंसान का जो कैंसर के लिए बहुत नुकसान होता है। मतलब इंसान का जो कैंसर होता है वो कैंसर के लिए वो बहुत मतलब ये है, मेन रीजन है। उसके बाद जो मीथेन है, मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है CH4। इसका मतलब एक कार्बन का जर्रा और 4 हाइड्रोजन का जो जर्रा होता है मिलकर एक मीथेन गैस बनता है। मीथेन गैस नॉर्मली कहाँ पे होता है? जो हम लोग जो खेती करते हैं ना, धान का जो खेती लगाते होता, उसके नीचे पानी रहते, और उसी से नॉर्मली वो मीथेन गैस बनते हैं। मीथेन गैस का जो सोर्स है जो वेटलैंड है, दूसरा बात है जो ओशन है, वहां से मीथेन गैस निकलता है। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड जो ई नंबर है, उसका जो केमिकल सिंबल है N2O, माने 2 नाइट्रोजन का जर्रा और 1 ऑक्सीजन का जर्रा मिलकर ये नाइट्रस ऑक्साइड बनता। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, तो उतना नुकसान नहीं करते। जैसे कोई इंसान का जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन से पहले इंसान को बेहोश करते, बेहोश के लिए जो माने गैस यूज किया जाता वही नाइट्रस ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम भी है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते, इसको हैप्पी गैस भी बोलते हैं। इसका इसका जो स्मेल है अच्छा होता, इसका कोई काला नहीं होता। एक बार ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया था ना, ये 2 गैसों से मिलकर के बनता है, 2 ऑक्सीजन से मिलकर के, और ये नुकसान नहीं देता ना। हाँ, जो फिजा में ना 78% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। फिजा में 78% नाइट्रोजन होता और 21% ऑक्सीजन होता, ठीक है। वो नाइट्रोजन उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका जो केमिकल जो फॉर्मूला है NO2 में 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बोलते। केमिकल नाम है, केमिस्ट्री का ओके नाम है मॉलिक्यूल, एक ओके मॉलिक्यूल बनता। ओके। और ये पार्टिकुलेट मैटर? पार्टिकुलर मैटर का फिजा में ना बहुत छोटा छोटा दाना, माने ये ज्यादा घूमते फिरते, हम लोग खाली चौक में नहीं दिख पाते। जब कोई ये नुकसान माइक्रोस्कोप देता है ना, ये भी है, हेल्थ नुकसान को, क्लाइमेट को। है। हेल्थ को, क्लाइमेट को कैसे नुकसान देते, इंसान को कैसे नुकसान देते, हम लोग जब सांस लेते ना, वो छोटा छोटा जो जा रहे है ना सांस के अंदर, हमको लंग्स में चला जाते, जाने के बाद ब्लड में मिक्स हो जाते। उसके बाद हम लोग का जो टेम्परेचर जो बहुत सा डिजीज प्रॉब्लम होता है। ये तो एक हो गया। दूसरा बात क्लाइमेट, क्लाइमेट का कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, जो एसिड रेन होता है ना, एसिड रेन जो जब वो सल्फर और नाइट्रोजन जब पार्टिकुलर मैटर के साथ जब मिक्स हो जाते, वो एसिड रेन के तौर पर वो जमीन पे गिरता है। गिरने के बाद क्या होता है, जो हम लोग जो खेती करते, जो जमीन का जो ऊपर जो लेयर है ना वो खत्म हो जाता है। होने के बाद जमीन में जो आयरन है वो आयरन निकल जाते। जब जमीन में आयरन निकल जाएगा ना, उसमें खेती हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे, धान व गेहूं सही से उगता नहीं है। ठीक है। और ये ओजोन, ओजोन ये 3 गैसेस से मिलकर के बनता है जो नुकसान पहुंचाता है ना। हाँ, वो बस जो अब कैसे, इतना मतलब डिटेल्स में जाना कि हमें बस जो नुकसान देता है, जो नुकसान नहीं देता, जो जिससे मिलकर के बना है, बस ठीक इतना है। अगर हमें याद रहेगा। अगर बहुत सारी चीजें हम याद करने की कोशिश करेंगे तो वो भी भूल जाएंगे। इसका क्वेश्चन फॉर्मूला अब O3 है। रईस सर, अगर किसी का क्वेश्चन रहेगा ना तो पूछेंगे ना, तो हम लोग सही से अच्छा, बता पाएंगे। और नहीं नहीं, आप एक बार रिपीट कर दीजिए सारी बातें, बट हम रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये बता दें पूरा मुकम्मल, फिर हम रिपीट कर देंगे सारी चीजें, ठीक है, ताकि जहन ठीक में है हो ठीक जाए। है। और इसका 78% ओजोन, नाइट्रोजन है एयर में और 22% है ऑक्सीजन। हाँ, 21% ऑक्सीजन है। ओके। बाकी जो ओजोन, ओजोन का ओजोन का ऐसे पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं होता कितना ओजोन मैं फिजा में है, मगर ओजोन ये दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे जारा से बनता है। 3 ऑक्सीजन का जारा जब एक साथ मिक्स हो जाता तब ओजोन मतलब O3 बन जाते, ओजोन गैस बन जाते। से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ना इसको, तो मिलकर। आगे हमने ना फोटोज भी डाले हैं, तो आप लोगों को वहां पर क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ये हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गई सारी चीजें। हम बताते हैं, अभी सारी चीजें रिपीट कर देते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। हम्म। नाइट्रोजन ऑक्साइड असल में होता क्या है, ठीक है, ये होता है N यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है। फिर डाई ऑक्साइड है ना, डाई ऑक्साइड, ये डाई जब यूज करते हैं हम लोग, अगर कोई नहीं कह रहे हो ना तो प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में, जो नहीं कह रहे वो, हाँ। और डाई, डाई हम लोग कहते हैं ना, डाइलॉजिक कब होता है, जब दो लोग के बीच में होता है, तो ये डाई जब होगा तो दो होगा, इसीलिए ये कहते हैं नाइट्रोजन का एक हिस्सा और ऑक्सीजन के दो हिस्से, तो ओ के बाद छोटा सा 2 लिख देंगे, वो दो हिस्से माने जाएंगे, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड देख लीजिए, नाइट्रस का नाइट्रस जब वो OUS बन जाता है ना, तो नाइट्रोजन के दो हिस्से हो जाएंगे, और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन को डिनोट करता है, ऑक्सीजन का एक हिस्सा, तो वो N2 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड का क्या होगा, NO2 होगा, और नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होगा, नाइट्रस के दो N2O, ठीक है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कब बनता है, जब फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल वगैरह जब जलते हैं,
बर्न होते हैं तब ये बनता है, ठीक है। और इससे ना बहुत सारे कॉजेस होते हैं। हम नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरीन शायद कुछ है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 2-3 चीजें हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत रिलेटेड चीजें हैं इसमें, तो हम उसको ना आगे बताएंगे कि डिफरेंस क्या है तीनों में, एग्जैक्ट डिफरेंस बता देंगे वहां पर, ठीक है। और ना ये क्योंकि एयर से रिलेटेड है, और एयर हमारे जिस्म में जाती है, लंग्स को सांस के जरिए से हमारे अंदर जाती है, नोज, थ्रोट, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजों के प्रॉब्लम्स होंगे इन सब चीजों से, ठीक है। मतलब जब भी आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे ना, तो ये सब इन्हीं से रिलेटेड होते हैं आसपास, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन लंग्स को, थ्रोट को, नोज को और ये चीजों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉर्मली नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब कब वो नुकसान पहुंचाएगा, जब वो जलेगा, ठीक है, बर्न होने से, फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से होगा ये, ठीक है। अस्थमा जो होता है वो, और लंग्स कैंसर होता है, लंग्स में फेफड़े खराब हो जाते हैं, ये सारी चीजें इसी से होंगे, ठीक है। दूसरी चीज है पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर यानी कि छोटे छोटे जो जर्रात हवा में फिरते रहते हैं ना, वो, इससे भी जो डस्ट होता है हेलो, वो। जी हाँ। आई थिंक वो अस्थमा डिजीज ना, वो पर्टिकुलरली आपका ओजोन से आता है। हाँ हाँ, ओजोन से भी होगा, इससे भी है मतलब। अच्छा ठीक है, हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, क्योंकि मेन इससे नहीं होता है ना। अच्छा ये यहाँ से इरेज हाँ, करेंगे। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ज्यादातर, वो मोस्टली उसका जो पॉइंट सोर्स है उसका ट्रैफिक और व्हीकल वगैरह से है। हाँ व्हीकल से, और फॉसिल फ्यूल। उसका रिस्क जो है वो आपका छींक का आना बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। आईज, नोज, थ्रोट, ये तो सही है। नोज इरिटेशन, हेडेक और चेस्ट पेन, ये सारा जी। फीवर भी आ सकता है, ये होगा। और आपका जो वो क्या ओजोन, ओजोन का वो पर्टिकुलरली एक ये है डिजीज है, आस्थमेटिक डिजीज। और एक होता है कि लंग, यानी आपका हृदय और हार्ट डिजीज, ये तीनों पर काफी इफेक्ट करता है आपका हाँ, ये और हेयर ओजोन। फॉल भी होता है उससे, हेयर फॉल भी होता हाँ, हेयर फॉल भी होता है उससे। है। ओजोन असल में 2 तरह के होता है। ओजोन असल होता क्या है, हम आप लोगों को बताते हैं, ये थोड़ा आगे है। ओजोन का तो टोटल 5 लेयर है ना, 5 लेयर्स है उसका। हाँ, पेज नंबर 19। देखिए, ओजोन होता क्या है और ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। एक और थी पिक्चर शायद ओजोन से रिलेटेड, ठीक है, इसी को देख लेते हैं। ओजोन ना, ये जो दिख रहा है ये ओजोन लेयर है, ये जो है यहाँ पर ओजोन लेयर है, ये शायद आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाली पिक्चर में। यहाँ पर ये वाली पिक्चर में देखिए, ये जो है ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है ये पूरा, और उसके ऊपर एक है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके ऊपर लेयर होती है ओजोन लेयर, और उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। जो ओजोन लेयर होती है वो ये जो सन है, इस सन से हमारे जो यूवी रेस होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस, यानी कि जो शुआएं आती है सन से, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हीट होता है ना, तो जब वो आती है तो बहुत तेज होती है। तो ओजोन लेयर यहाँ पर भी देखिए, ये ओजोन लेयर क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है ज्यादा गर्मी देने से हमको, ठीक है। तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा हम लोग को गर्मी नहीं देता है। लेकिन क्या हो रहा है ना आजकल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC करके ये जो गैसेस होते हैं, ये क्या कर रहा है, ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। डिप्लीट यानी कि इसको खराब कर रहा है, इसको फाड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये फाड़ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे हमारे अर्थ पर जो सन से जो शुआएं आ रही है वो बढ़ रही हैं। और ये CFCs क्या होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होगा, कूलर भी शायद इसमें आता है, ऐसी चीजें, ये क्या करती है ना, हाँ, जो कूलर, गैस कूलर। निकलते हैं, जी, हम जो ठंडे के लिए जो ज्यादा चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे रिफ्रिज और एयर कूलर हम लोग यूज करते हैं ठंडे के लिए, लेकिन वो क्या कर रही है, उससे जो गैसेस निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उल्टा हम लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे, वो जो गैसेस आसमान पर पहुंचती हैं, तो ओजोन जो लेयर है उसको डिप्लीट करती है, यानी कि उसको फाड़ने में वो हेल्प करती है, ठीक है। इस तरह क्या होता है, गर्मी और बढ़ने लगती है हम लोगों के ऊपर, ठीक है। और ओजोन डिप्लीशन में ये 7 गैसेस होते हैं, हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि किस वजह से ओजोन डिप्लीशन में आ रहा है। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को कि अर्थ को जो अर्थ के ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, हम बताएंगे आगे, हमने एक पिक्चर ऐड किया है वहां पर। पहले होता है ट्रोपोस्फियर, फिर होगा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, TS के बीच में होगा ओजोन लेयर। जब अल्ट्रा वायलेट रेस
यूवी रेस समझ लीजिए, यूवी रेस जो है अर्थ के ऊपर गिरती है तो वो बहुत तेज होती है, लेकिन ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन सीएफसीज जो गैस रिलीज होती है, सीएफसीज हो जाए या फिर असल में ओजोन डिप्लेशन की ये जो है ना, ये 7 गैसेस हैं, ये पूरे 7 गैसेस हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है इसके अंदर, जैसे कोई अक्सर मॉल्स में लगे होते हैं या फिर ऑफिसेस में लगे होते हैं ना, जिससे अगर फायर हो जाए यानी कि अचानक से कोई आग लग जाए तो उससे जिससे आग को रोका जाता है, बुझाया जाता है, वो जो उसके अंदर जो गैस होती है वो भी निकलती है, तो उससे भी ओजोन को नुकसान पहुंचता है। जब उसको नुकसान पहुंचता है तो वो जो परत है वो पतली होने लगी है, ठीक है, वो परत पतली होने लगी है और फटने लगी है, जिसकी वजह से गर्मी और बढ़ती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे ओजोन लेयर को बचाया जा सके। वो इनिशिएटिव्स हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को क्या है ओजोन लेयर? गुड ओजोन लेयर वो फर्स्ट को कहते हैं, हाँ। ट्रोपोस्फेयर को, ट्रोपोस्फेयर को ना क्या? नहीं हाँ। ये राकीब साहब, एक गुड ओजन होता है, एक बैड ओजन होता है, ठीक है। जमीन के करीब जो है, जिसका मतलब जो ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन होता है बैड ओजन होता है। और सेकेंड जो लेयर का जो नाम है ना स्ट्रेटोस्फियर, उसका जो ओजोन लेयर है उसको गुड ओजोन बोलते हैं। इसलिए सूरज से जो रोशनी आते हैं ना, तो ओजोन लेयर क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी को अटक देते हैं, माने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जमीन में आने नहीं देते, इसलिए उसको गुड ओजोन बोला जाता है, जो सेकेंड लेयर में जो है। हाँ, स्ट्रेटोस्फियर जो है वो जमीन के शुआओं को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, इसीलिए इसको गुड कहते हैं। ऐसे याद रख लीजिए GOS, ठीक है, GOS ये जो है वो गुड है। लेकिन BOT बैड याद रख लीजिए, ये बैड है, ठीक है। बैड से याद रख लीजिए, बैड, और गैस याद रख लीजिए, गैस, ठीक है। G गुड कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर है। लेकिन बैड कौन सा है? ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। जो ऊपर वाला है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि जमीन से दूर वाला, वो गुड होगा क्योंकि वो श्वाएं को वो करता है, और ट्रोपोस्फियर जो होता है बैड होगा क्योंकि उसकी वजह से ये हमारे अर्थ के ज्यादा करीब है ना, वो तो डिप्लीट हो रहा है, इसलिए वो बैड होगा, है ना। हाँ यस। ठीक है। मीथेन क्या होता है? यहाँ से मीथेन जी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था ना, वो 2021 से पहले वाला शिफ्ट में, कि आपका स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक लेयर है, उसका नाम क्या है? तो वही वो उसका नाम है उसका, वो तो ओजोन लेयर है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नाम है, हर एक के गैप के बीच अलग अलग एक लेयर का स्तर है। यहाँ उसका नाम ट्रोपोपोज है, TROPOPOUS। जो लेयर आपको रोकने की कोशिश करता है ना यूवी रेश को, उस लेयर का पर्टिकुलरली नाम है ट्रोपोपोज। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के जो बीच में है, ट्रोपोस्फियर के, वो हाँ ट्रोपोपोज है, ठीक है। हाँ, इससे बार बार क्वेश्चन बनता ही है, इसका हाईएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल, कितना डिस्टेंस, ये सब। डिस्टेंस भी हाँ। होता है। हाँ, डिस्टेंस तो काफी होता है आपका। स्ट्रेटोस्फियर से ट्रोपोस्फियर 50 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस होता है। नहीं ग्राउंड मतलब लेवल जी बोलिए। हर एक स्तर के बीच काफी डिस्टेंस है। हाँ, किलोमीटर्स का डिफरेंस है। मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं क्या? मैं एक देखा, वो प्रैक्टिस कर रहा था कल एक इसमें, तो उसमें मिला मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मीथेन देखते हैं। ओजोन समझ में आ गया आप लोगों को? रईस साहब समझ में आया ओजोन? सफदर आपको समझ में आया? जी जी जी। जिसका नाम नहीं ले रहे हो तब वो लोग वो ना करे, क्योंकि हम जिसको पहचानते हैं नाम देख रहे हैं उन्हीं को बोल रहे हैं, ठीक है। अब्दुल हलीम शायद आप भी हो। और जी आ रहा हाँ, समझ। ठीक है। जहां भी आप लोग समझ में ना आए ना तो आप लोग बता देना जरूर। नेक्स्ट देखते हैं मीथेन। मीथेन क्या होता है? मीथेन को जो सड़ा हुआ गोबर होता है ना, उसको मतलब सुखाकर जो इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के तौर पर, उसको मीथेन कहते हैं। बायोगैस होता है ये, ठीक है। गोबर को सड़ा गलाकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे एनर्जी जनरेट करते हैं, ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करती है। पहले हम लोग देखते थे ना कि गाँव के लोग क्या करते हैं, वो गोबर को
मतलब सुखा देते हैं। बहुत सारी चीजों में ये इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स की तरह भी, वो क्या कहते हैं, प्लांट्स में भी इस्तेमाल होता है ना ये, वो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये जब हाँ सूख जाता है तब। और लोग घर में हाँ, लीपते वो हैं, अपने बना के उसको जलाते हैं जलाते हैं। और खाद भी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, चूल्हे में भी जलाते ये हैं इसको। रासायनिक रासायनिक के अल्टरनेटिव काम भी करता है ये। रासायनिक जो होता है उसके अल्टरनेटिव काम भी करता है। मतलब रासायनिक क्या क्या होता है हमको नहीं पता। राखी रासायनिक जो भी मटेरियल्स है ना जो फर्टिलाइजर, हम धान के खेत में यूज करते हैं जो फर्टिलाइजर हम उसके लोग यूज एक्सचेंज करते हैं में। ना खेत में, वही है। हाँ, जी जी। हम लोग जो खेत में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वही रासायनिक बोलते हैं। अच्छा रासायनिक, ठीक है ठीक है। मीथेन यही होता है ना, बायोगैस यही यही होता है ना, और कुछ होता है? तो मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाता इंसान को, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड इन्होंने अभी कहा ना, ये लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं। और हाँ, ऑपरेशन से पहले इसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर और ओजोन, ये सारी चीजें ना आती रहेंगी, तो वहां पर रिवाइज होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको अभी समझ में आ गया तो अभी याद हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, आती रहेंगी आगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया कि जो चीजें इफेक्ट करती है ह्यूमन के हेल्थ को और क्लाइमेट चेंज को, क्या होंगी? दो चीजें होंगी, बी एंड सी, पर्टिकुलर मैटर और ओजोन। क्लियर? देखिए, अभी ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर नहीं है कौन सी चीज? यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हो, देखने पर ही पता चल जाएगा आंसर क्या है। बताएं आप लोग क्या होगा? जी बिल्कुल सी होगा, क्योंकि देखिए कोल। यहाँ से पता लग सकता है कि पावर 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 है, कोल के साथ पावर नहीं है, यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो अगर नहीं भी पता हो तो। अभी आप बताइए खान, फिर हम बताते हैं एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है? आप एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर हम आप और बताएंगे। यहाँ पे जो बोला क्वेश्चन, जो कौन सा एनर्जी सूरज का जो रोशनी होता है, मतलब सूरज से नहीं बनता। जो टाइडल पावर होता है ना, जो समंदर का जो मौज है उससे बनता। तो टाइडल पावर, टाइडल होता ना, तो टाइडल कैसे बनते? पहले जब अर्थ है, उसके बाद मून है, उसके बाद सूरज है। जब मून में चांद जब ये एक दुनिया का करीब हो जाता, तो उस टाइम जो समंदर का जो मौज है वो ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब अब शाम के टाइम जाएंगे ना, समंदर का जो पानी पूरा किनारा आ जाते। तो क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग, जब टाइडल पावर बनाते, जो ज्यादा पानी जो मौज को अटक देते, अटक देने के बाद वो वाला पानी को टरबाइन मशीन से घुमा के उसको इलेक्ट्रिक बनाते। तो टाइडल पावर से इलेक्ट्रिक बनता। ये तो हो गया वाइन पावर। अच्छा, वाइन पावर टाइडल पावर आपने क्या कहा कि जब मून अर्थ के करीब आता है तब? मौज जब शाम के टाइम आप समंदर में जब हम लोग देखते ना, समंदर मौज में। आप कह रहे हो? हाँ हाँ, समंदर का जो वेव है, वेव अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हम वही सोच रहे हैं मून से क्या रिलेटेड है, ठीक है। वेव समंदर के करीब होता है। शाम के टाइम समंदर का जो वेव है पूरा किनारे के पास आ जाता है, बहुत पानी ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। वो वाला एक्स्ट्रा जो पानी, वो कोई बांध से या कोई फेन से उसको अटक देते। अटक देने के बाद जो पानी है ना, वो फोर्स से एक टरबाइन मशीन के ऊपर फेंकते। वो टरबाइन मशीन वो वाला पानी को काम में लगाकर इलेक्ट्रिक बनते। तो टाइडल पावर जो बनते बेसिकली सूरज का रोशनी, चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी के लिए वजह से वो टाइडल पावर बनते हैं। सेकंड जो है विंड पावर। विंड का एक मतलब ये पता? एक मिनट, एक मुझे ये जरा क्लियर कर दे। सोलर पावर पूछा गया है यहाँ पर, नहीं वहीं पर एक मिनट, बैक टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये किया कि इनमें से कौन सा सोलर पावर नहीं है, तो सोलर पावर कहते किसको है? सोलर पावर बोलते हैं जो सूरज का जो रोशनी, मतलब सूरज का रोशनी से जुड़ता है, उसको सोलर पावर बोला जाता है। ओके, जो सोलार यानी कि कब जब भी सोलार होगा ना तो वो सन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसके टोटल कितने होते हैं? जैसे टाइडल पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, तीन ही होते हैं ये सोलर पावर? हाँ, ये तीन ही होता है। और इसके साथ और एक होता है जियोथर्मल है। उस जियोथर्मल सोलर पावर का हिस्सा नहीं है। जियोथर्मल जो उसका जो कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। यहाँ पे जो अच्छा, टाइडल पावर बताए। टाइडल पावर आप कह रहे हैं ना कि ये जो है जब शाम के वक्त वो किनारे पर ज्यादा पानी हो जाता है, उस वक्त होगा, वेव्स आते हैं।
तो सन का कैसे इसमें रिलेट होगा फिर? आपने सोलार कैसे इसको रिलेट किया? जो सन, अभी तो नाइट के टाइम हम लोग के पास सन नहीं होता, वो अमेरिका के पास चला जाता है, ठीक है, एज एग्जाम्पल। तो सन और चांद और ये दुनिया जब एक साथ हो जाता ना, जब करीब करीब आ जाते, तो उस टाइम जो समंदर का जो पानी है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरा किनारे की तरफ आ जाते। हाँ मून एंड सन जब मिलते हैं, मतलब शाम के वक्त सन डूबने लगता है और मून निकलने लगता है, हाँ हाँ तो मून का भी इसमें, सन का भी इसमें मतलब हाथ है। हाँ, और श्योर 100%। हम्म। हम ये कह सकते हैं कि जो जो पानी के जरिए, पानी के थ्रू जो सोलर लाइट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको बोलते हैं टाइडल पावर। टाइड यानी कि वेव्स को कहते हैं, ऐसे जो वेव्स आते हैं ना, यहाँ देखिए, शायद ये टाइडल नहीं है। देखिए हाँ, ये तो ये मौज, समंदर ऐसे की जो मौजें लहराती है मौजें, ना हाँ। भाई, यही हाँ मौजें। तो मतलब जो मौजें मारती है ना, उसके जरिए से उन लोग क्या करते हैं, इसको ट्रैप करके उससे एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि जब जब किस इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, मतलब पानी की वेव जो होती है, पानी की जो लहरें होती है, वो किस चीज पर लगातार कंटिन्यूअसली गिरती रहती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो जो वजूद होता है, उसको टाइडल पावर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही मतलब, हम्म। ठीक है, जो समंदर की लहरों से होती है, उसको टाइडल पावर बोलते हैं। ठीक है, इतना ही। अच्छा, ये डैम्स, डैम्स इससे शायद रिलेट नहीं करेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो होते हैं वो शायद हाइड्रो पावर में होगा ना? तो हाइड्रो पावर डैम से रिलेटेड है। तो ये तो किसी की भी साथ खास हो सकता है, मतलब जैसे अभी किसी ने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, उसमें वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है अपने गांव के लिए, तो पानी का बहुत सारा बांध छोड़ देता है एक उस पे इंजन से पे, तो जैसे ही वो घूमना शुरू करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जलती है। हाँ सही कौन बात है, वही है। कौन वही सा है ना। फिल्म? हाँ तो बस ठीक है, इतना रिलेट कर, ठीक है, टाइडल पावर अब याद ध्यान में रहेगा ये। अच्छा, कौन सा फिल्म आपने कहा? एक शाहरुख खान की मूवी है, वो अपने मतलब कहीं से पढ़ के आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है अपने गाँव में, तो एक बहुत सारा बांध मतलब छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है किसी जगह पर, तो वो एक चक्के से भी छोड़ता है जो घूमता रहता है ना, तो उससे हम्म। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अच्छा, तो उसको विंड टाइडल पावर पावर बता। बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस समंदर की लहरें, ये वो, अब वो सारी चीजें बहुत मिक्सेस सी होती जा रही है, बस सिंपल सा ये था कि जो पानी के थ्रू मतलब कंटिन्यूअसली किस चीज से पानी डलता है, फिर उसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो जाएंगे, फिर समंदर की जो लहरें मौजें मारती है एकदम से किनारे पे आ करके। हाँ ठीक नहीं, है, वो पानी गिरने पर जो इलेक्ट्रिसिटी रुक होती है वो जाएगा। भी है, वो अलग है हाँ, फिर। लेकिन फिर वो टाइडल जो अलग है होगी ये उससे। समंदरों ये की लहरों से आरती, होगी। ये देखो ना, ये साफा रखा हुआ है इसमें एक बाल्टी में, ठीक है। ये हम लोग को कह रहे हैं? शायद ये नहीं हम ना। लोगों को बोल रहे हैं क्या साफा भाई? नहीं नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, नेक्स्ट। विंड विंड पावर किसको बोलते हैं, जो हवा से जो हवा से बिजली बनती है? हाँ, हवा में खड़े हो जाओ तो बिजली लगेगी फिर। नहीं, विंड पावर इसको कहेंगे, विंड एनर्जी, यानी कि ऐसे जो ये है ना फैन की तरह, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये एक जगह सेटअप करके ये लगा दिए जाते हैं, ठीक है। खान साहब ठीक आप है, बोलेंगे? तो इसको क्या करेंगे ना, ये हवा से ऐसी जगह लगाई जाती है जहाँ पर ज्यादा हवा चलती है, तो ये हवा से ना ऐसे भी रोटेट करेंगे और ऐसे भी रोटेट करेंगे। जब ये रोटेट करेंगे तो एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे यहाँ पे जो बीच में है ना, यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स लगे होते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम्स लगे होते हैं। वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर ये एनर्जी को ये लोग सेव करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, और फिर ट्रांसफॉर्मर के जरिए वोल्टेज एक सेट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी लोगों को पहुंचाएंगे, या फिर जहां पे भी उन लोगों को जरूरत होगी, इंडस्ट्रीज में यूज हो सकती है, कहीं पे भी, ठीक है। अगर कुछ ठीक है। पर्टिकुलर ऐसा हो, ये कॉमनली ये होता है, ठीक है। अगर कुछ पर्टिकुलर हो तो आप लोग फिर बताएं। एक क्वेश्चन है, माने सूरज के साथ विंड पावर का क्या रिलेशन है? जी। एक चीज, जो सूरज जब सुबह के टाइम निकलता ना, तो समंदर का जो पानी वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते गर्म होता, मगर ये जमीन जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता। उसके बाद क्या होता, तो जमीन का जो हवा, तो वो समुद्र की तरफ भागते रहते। हाँ, उसी को वो जो हवा को है ना, तेज हवा को काम में लगा के
वो विंड पावर बनाते हैं। अच्छा देखिए, आप क्या कह रहे हैं, समंदर के मुकाबले में यानी पानी के मुकाबले में जमीन जो है जल्दी गर्म होती है। जमीन के गर्म होने की वजह से वहां की हवा जाती है समंदर की तरफ। हाँ हाँ, तो वो जो हवा जब चलती है तो इससे विंड पावर बनता है। यस। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? मतलब हमें ये पता नहीं था कि सोलार से कैसे रिलेटेड है, ये चीज अभी पता चली हमको। राकिब साहब, राइस साहब, जब सुबह के टाइम जब सूरज निकलता ना तो जमीन हाँ। जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जमीन के साथ लगा हुआ जो हवा है ना वो भी गर्म हो जाता है। मगर समंदर का जो पानी वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते गर्म होता है, और उसके साथ जो हवा भी है ना वो भी आहिस्ते आहिस्ते गर्म होता है। इसलिए जमीन का जो गर्मी हवा समंदर की तरफ जाते बहुत तेज भाग दे। ये वाला काम मतलब ये तेज वाला हवा को काम में लगाकर वो विंड पावर बना देते हैं। ओके, ठीक है। और ये हाइड्रो पावर क्या होता है? अच्छा, और विंड का और कैसे इस्तेमाल होता है? एक चीज इसमें है वर्ड एनर्जी में, और एक चीज है, एक क्वेश्चन भी आया था इससे कि ऑफशोर और वन शोर, ठीक है, दो होता है, दो तरह के वर्ड एनर्जी हो सकता है। और ऑफशोर में जो होता है वो आपका टेरेस्ट्रियल लाइन पे हो सकता है, यानी जहाँ सूखी स्थान हो, यानी पानी पे बनता है वन एनर्जी, और एक आपका सूखी स्थान पे बन सकता है, ठीक है। तो जो आपका इस पे बनता है यानी वन शोर उससे कहते हैं जो आपका लैंड पे बनता है, खुश्की जगह पे, ठीक। और ये सस्ता पड़ता है, उसमें दिया था स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था कि कौन कॉस्टली पड़ता है कौन नॉन कॉस्टली है मतलब कंपैरिजन में। जी, ऑन शोर यानी कि जो समंदर के पास वाला जो वो होता है ना जमीन, उसको शायद शोर कहते हैं, है ना? तो ऑन हाँ शोर जब होगा हाँ तो वो जमीन पर होगा। ऑफ शोर यानी कि जमीन से हटकर समंदर के अंदर पानी में। हाँ हाँ यही है। हाँ, यही। जी ठीक है। हाइड्रो पावर अभी बता दे। ये ना ये जो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है तो पता है आप लोगों को, हाउसेज इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके रख लेते हैं, मतलब सर्व करके रख लेते हैं, रिजर्व करके बाद में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। हाइड्रो पावर बता दीजिए अभी। हाइड्रो किसको कहते हैं आप लोगों को पता है? H2O होता है ना वाटर का जो है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन ही शायद होता है ना ये दो हिस्से प्लस हाँ, ऑक्सीजन। सही है। तो हाइड्रो जब भी इस्तेमाल होगा ना तो ये हाइड्रो वाटर से रिलेटेड होगा। हाइड्रो पावर को वाटर पावर भी कहा जाएगा। ठीक है। हाइड्रो पावर ये कब जनरेट बेसिकली होता है? जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आपका इसी के साथ है। ये वो जो डैम हम लोग कह रहे थे ना, तो डैम के थ्रू यही बनता है। वाटर हाँ को कहीं रोक दिया जाता है, हाँ, और फिर वो जब अचानक ऊपर से आप नीचे गिराते हैं ना तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जब यानी पानी बर्निंग वाटर पानी को, से टकराता है। हाँ हम्म तो मतलब जो डैम्स बने होते हैं और उसके दरवाजे बंद करके, यहाँ पर देखिए, ये जो डैम्स बने हुए हैं उसके दरवाजे जो बंद करके रखते हैं वो सडनली खोले जाते हैं। जब पानी पानी से हाँ टकराएगा ना तो एक इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है नीचे जो है, ऐसे ये जो है, ये वाले ऐसे टाइप्स के टर्बाइंस लगे होते हैं, टर्बाइंस या फिर मशीन्स लगे होते हैं। वो क्या करेंगे, वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको मतलब वो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो नीचे का ये वाला है, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, पानी जो है वो नीचे की तरफ बह रहा है, यहाँ पे ये जो है जनरेटर्स वगैरह लगे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है यहाँ से। उसपे वो तेहरी डैम, बड़े बड़े डैम बनाते हैं ना इंडिया में, तेहरी डैम है, नर्मदा है, ये सारा। एक बहुत बड़ा डैम है, वो मैंने लिखा है आगे, बहुत सारे पॉइंट्स आगे आगे लिखते हैं, एक ही जगह सारी चीजें हो रही थी तो ठीक है, आगे आएंगे तो एक कहीं पे है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन है आगे, ठीक है। समझ में आया ये चीज? यहाँ तक हाइड्रो पावर तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी हमने यहाँ लिखा है, देखिए सोलर एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यानी कि कंजर्वेशन यानी कि बचा के रखना,
मिल लेकर एक जगह करना, कन्वर्जेशन यानी कि कन्वर्ट करना, बदलना, ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट से जो मिलती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलना, ठीक है। मतलब इसमें हाथ होता है टाइडल, विंड और हाइड्रो, ये होता है मेन, ठीक है। और ये जो है ना सोलार एनर्जी या रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी होगी। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हमने आगे लिखा है, वैसे अभी बता देते हैं बस। रिन्यूएबल वो होगा जो हम बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं, जैसे सन है, वाटर है, ये सारी चीजें हमको मतलब फ्रीली अवेलेबल होंगी और ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। कोल नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एक होगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल वो होंगे जो खत्म हो जाएंगी, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगी और उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे कोल है, ये खत्म हो जाएगी ना कोल, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होगी, ठीक है। ठीक है। आगे और डिटेल में हमने लिखा है, वहां पर हम लोग फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, थ्री मेन ये एनर्जी होती है जी, बताएं। हमें वो इसका टारगेट है आपके पास लिखा हुआ क्या? वर्ल्ड हाँ, आगे एनर्जी हमने का जो लिखा है। हमारे इंडिया का कितने नंबर स्थान है वर्ल्ड में, हाँ, हमने लिखा है वो भी। पोजीशन? अ, अच्छा, आगे आएगी क्या? कुछ चीजें किसके लिखी के हैं जो बारे हमें में? मिली हैं, जो नहीं मिली है हमने नहीं लिखी है। अगर किसी के पास होंगे तो फिर क्योंकि ऐड कर वो लेंगे। एक बार पूछा गया है कि वर्ल्ड एनर्जी आपका कितने नंबर पे आता है इंडिया का वर्ल्ड लेवल आई पे, थिंक थर्ड या फोर्थ और कुछ है शायद कौन सा ये। स्टेट फास्ट है। तमिलनाडु शायद इसमें फर्स्ट है, विंड में, आई थिंक। आगे हमने कुछ चीजें पॉइंट्स लिखी हैं, वहां पर ना जिसके पास भी जो भी होगा हम लोग फिर ऐड कर लेंगे उसको वहीं पे। विंड एनर्जी में तमिलनाडु फर्स्ट है, और सेकंड हाँ, है wind में गुजरात, और थर्ड है महाराष्ट्र। हाँ, हमने लिखा है वहां पे, अच्छा, और लिखा है। वर्ल्ड में भाई, वर्ल्ड में वर्ल्ड में जो इंडिया का जो पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन। हाँ, इंडिया का फोर्थ है। फोर्थ है। हाँ, फोर्थ पोजीशन इंडिया का। देखेंगे चलो उधर ही उसको, अच्छा, वहां क्योंकि लिखा 60। हुआ है फिर डबल से। ठीक ठीक। ठीक है। ये बताएं, which among the following goals adopted by UN member states in 2015 is related to SDG 4? SDG 4 क्या होगा? SDGs है ना? हाँ, एसडीजी है। डॉक्टर भाई बताएं। फोर्थ वाला आई थिंक ये तो सबको याद ही होगा ऑलमोस्ट। हाँ, लेकिन ये याद नहीं होगा, बस पता होगा। हम आज याद भी कर लेंगे इसको। क्या चीज? ये SDGs होते हैं ना? हाँ, एक होता नहीं है पता। राकिब साहब, एक होता है एमडीजी है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसका जो टारगेट टाइम ड्यूरेशन था 2000 से 2015 तक। इसमें जो टोटल जो इसका जो गोल था, 8 गोल था, आप 48 टारगेट था। और उसके बाद जो आते एमडीजी का हैं बोल रहे हैं कि एसडीजी का हाँ, बोल रहे हैं? MDG का बोल रहा हूँ। मैं पहले एमडीजी का बोल रहा हूँ। हाँ, एमडीजी का। अच्छा अच्छा, टाइम पीरियड क्या था ठीक। इसका? एमडीजी का क्या था? पहले एमडीजी होगा ना, या 8 गोल होगा टाइम 2000 से 2015 तक। इसका काम क्या होता था? हाँ, काम क्या था इसका? इसका जो काम है, जो दुनिया का बहुत सा आदमी बहुत सा प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं ना, तो उसी को हटाने के लिए ये वाला एमडीजी गोल बनाया था। जिस तरह बहुत से आदमी भूखे रहते, बहुत से आदमी माने खाना नहीं मिलते, कोई एजुकेशन नहीं मिलता, पानी पीने का पानी नहीं मिलता, ठीक है। ये सब को हटाने के लिए एक माने ये बनाया था, माने क्या गोल बनाया था, जो जिसका नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसका जो टाइम पीरियड था 2000 से 2015 तक। इसका टोटल गोल था 8 गोल था, और 48 टारगेट था। टारगेट कितना था? 8 गोल, आई थिंक 48 टारगेट भाई, है। आई थिंक 48 टारगेट नहीं होगा लगता है। 18 टारगेट और सही 48 ही था, सही है। 21 था ना? 21 टारगेट्स थे, हाँ शायद, एक बार चेक कर लीजिए आप। एमडीजी का गोल आपका टारगेट जो है 21 है, देखिए। एक 21 मिनट। अच्छा, 48 इंडिकेटर्स है। हाँ, इंडिकेटर्स हो सकता है। हाँ, सही बात है। टारगेट आपका 21 है।
अभी तो ये तो एमडीजी हो गया। उसके बाद मैं एमडीजी का जो टाइम टाइम था 2000 से 2015 तक वो हो गया। उसके बाद जो एक आया था एक एसडीजी, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका टाइम टेबल था 2015 से 2030 तक, है ना। इसका जो टोटल गोल था 17 गोल था और टारगेट था 169 169 17 गोल और 169 टारगेट, ठीक है ना। ठीक है। सही टाइम पीरियड क्या था इसका? 2015 से 2030 तक। 2015 से 2000 चल रहा है मतलब ये। हाँ, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एसडीजी है ना, इसको जो 17 गोल थोड़ा सा याद मराठा मानना पड़ेगा। इसी से एमडीजी और एसडीजी गोल से एक तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिखाना, बस ये दो ही गोल थे ये, एमडीजी और एसडीजी। यहाँ पे जो एसडीजी है ना, एसडीजी का टोटल 17 गोल था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जो एसडीजी गोल का 4 नंबर गोल उसका नाम क्या है। 4 नंबर गोल का नाम है क्वालिटी एजुकेशन। मतलब पहला इनके गोल, दो, इनके जो ये गोल है 17 गोल, और इसी तरीके से एमडीजी के 8 गोल है, इनके नाम भी याद करने पड़ेंगे ना। हाँ हाँ, जो हाँ, एसडीजी का जो 17 गोल है, पहला जो गोल का नाम था नो पॉवर्टी, सेकेंड गोल का नाम था जीरो हंगर, 3 नंबर गोल का नाम है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, 4 नंबर गोल का नाम था क्वालिटी ओके, एजुकेशन। याद कर यहाँ लेंगे। पे पूछा वो 4 नंबर गोल का नाम क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये 3 नंबर गोल का नाम है। जो पॉवर्टी एलिविएशन माने पॉवर्टी को खत्म करना, ये वाला 1 नंबर गोल है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये 9 नंबर गोल है। एक बार क्वेश्चन दिखाए। ठीक है, 4 नंबर पूछा गया था, और इसके जो एसडीजी के गोल 8 गोल थे, उनको भी बता दे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम, तो बाद में लिख लेंगे। अच्छा, ये एसडीजी के ये गोल है। हाँ, ये एसडीजी का एमडीजी के है। ठीक है ठीक है ठीक है, एमडीजी के, सॉरी, हाँ वही एसडीजी के एसडीजी कुछ को पता अभी हो हम गया। याद करते हैं, याद करना जरूरी है, और एसडीजी से एमडीजी से हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो फिर और तो ये उसको याद देखिए, कर ये जो लेंगे। आया था ये थर्ड क्वेश्चन है ना, मतलब हमारे शिफ्ट में आया था, ये हमारे शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जो ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, यही आते हैं। ठीक है, चलो इस मतलब इसका एसडीजी और एमडीजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। देखिए हम्म, राइस साहब, बहुत एसडीजी कुछ है इसमें, और ये तो बस एक, एमडीजी और कुछ एमडीजी भी है क्या इस एसडीजी। गोल के अलावा? नहीं, गोल्स तो इतने ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत डीप क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। जब हम नेक्स्ट लोग क्वेश्चन आएगा ना तब डिस्कस कर हम्म, लेंगे वो वाला। हाँ, ठीक है जहां ठीक पर है। आएगा वहां पर जो चीज होगी हाँ, ज्यादातर अभी वही डिस्कस अभी करेंगे। अभी सिर्फ यही डिस्कस कर लेते हैं कि एसडीजी और एमडीजी के गोल और उनके नाम। हाँ, यहाँ पर नाम भी याद करेंगे, हम याद करवाते हैं अभी, ठीक है। ठीक है ठीक है। और ये 2012 तक एक शायद रुका था, फिर 2020 तक इन्होंने कुछ अचीव किया, ये हमने लिखा है आगे, वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीजें होंगी तो फिर वो बहुत मिक्स हो जाएगा। हाँ ठीक है। देखिए, पहली चीज है नो पॉवर्टी, यानी कि जब पॉवर्टी नहीं होगी, पॉवर्टी नहीं होगी मतलब अमीर होंगे, ठीक है, अमीर होंगे, वो बात है। फिर दूसरा क्या होगा, हम भूखे नहीं होंगे, जीरो हंगर, यानी कि भूखे नहीं होंगे। जब गरीबी नहीं होगी, अमीर होंगे और भूखे नहीं होंगे, तो अच्छी हेल्थ रहेगी, मतलब अच्छा खाएंगे तो अच्छी हेल्थ होगी, ठीक है। जब अच्छी हम्म, हेल्थ, मतलब एक शख्स मान लीजिए, या फिर ऐसे ही मान लीजिए कि एक शख्स है जो अमीर है, ठीक है, वो भूखा नहीं, तो उसने खाना खा लिया, उसकी अच्छी हेल्थ हो गई। फिर वो क्या किया, फोर्थ क्लास में सीधा डायरेक्ट पढ़ने के लिए गया स्कूल। क्वालिटी एजुकेशन है फोर्थ, हम ना नंबर्स भी याद करवा रहे हैं बीच बीच में कुछ कुछ के, ताकि ना अगर पूछा जाए ऐसे जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया, तो नंबर भी ताकि आ जाए साथ में, ठीक है। तो ठीक फोर्थ है। क्लास में वो गया, ये याद रखिए कि फोर्थ। अगर आप लोग लिख सकते हो ना तो कोई लिख लीजिए बुक में, फिर इसको सेंड कर देना। शायद आवाज हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, चलिए, शायद क्लाउड में कन्वर्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो हाँ, आप लिखिए रईस भाई इसको, ठीक है। ठीक है। हाँ, जब फोर्थ क्लास में जब इसने एडमिशन लिया, तो उसने क्या पढ़ा, जेंडर इक्वालिटी, उसने को एजुकेशन में उसने लिया था, ठीक है, को एजुकेशन में। वहां पर लड़कियां भी और लड़के साथ में पढ़ते थे, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी क्या होता है कि लड़कियों और लड़कों को साथ माना जाए, बराबर माना जाए, तो वो को एजुकेशन था, लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते थे, ठीक है। वहां पर ने उसने साफ पानी पिया, क्लीन वाटर, उसने साफ पानी पिया स्कूल में, ठीक है। जब वो पानी पिया उसको तो एनर्जी मिली,
इतनी एनर्जी मिली 7 जन्मों तक उसके लिए एनर्जी उसको मिल गई, ठीक है, 7 जन्मों तक एनर्जी मिल गई। 7 वाला है क्लीन एनर्जी, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये एनर्जी असल में 7 लाइट वैसे वाला है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। जब उसको एनर्जी मिल गई और पढ़ाई भी उसने कंप्लीट कर ली, तो उसने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ किया, यानी कि उसने बहुत पैसे कमाए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा आर्ट वाला। फिर उन पैसों से उसने क्या किया, 9 इंडस्ट्रीज बनाई, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज बनाई उसने 9। ठीक। और क्या है ना, फिर 10 लोगों को ऐसे रखा, इनइक्वालिटी है ना 10th वाला, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इनइक्वल लोगों को रखा, 10 लोगों को उसने सुपरवाइजर की तरह रखा, 10 लोगों को सुपरवाइजर की तरह, बहुत अलग अलग जगह से, इनइक्वालिटी है ना, मतलब अलग अलग देशों से रखा उसने। कितने देशों से, 11 देशों से, 11 सिटीज से वो लेकर आया और वहां पे रखा उसने, ठीक है। और उसके बाद वो बहुत प्रोडक्शन उसमें हुआ, कंजम्पशन और प्रोडक्शन उसमें हुआ वो इंडस्ट्रीज में, ठीक है। देखिए 7th वाला, जब उसको एनर्जी मिल गई 7 जन्मों तक के लिए, फिर उसने क्या किया, उसको बहुत पैसे मिले, उसने 9 इंडस्ट्रीज को बनाया, ठीक है। उसमें 10 ऐसे क्या कहते हैं वो लोगों को रखा जो अलग अलग जगह से थे, कहाँ से, 11 सिटीज से लाकर रखा उसने, 10 लोगों को रखा 11 सिटीज से लाकर, और कंजप्शन प्रोडक्शन हुआ फिर वो इंडस्ट्रीज में, ठीक है। उसके बाद 13 याद रख लीजिए कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट एक्शन है। फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, और तो उसने क्या किया, जब मतलब मौसम बहुत सुहाना होने लगा, तो उसने क्या किया, 14 मछलियों को पकड़ कर लाया, समंदर से 14 मछलियों को पकड़ लाया, और उसने उसको जमीन पर रखने लगा, मतलब अपने घर पे लाकर रख लिया, और उसके साथ कबूतरों को लाया, मछलियों को और कबूतरों को साथ में लाकर रखा, ठीक है। 14 मछलियों को पकड़कर अपने घर में लेकर आया, लाइफ ऑन लैंड, और उसको कबूतरों के साथ रखा, यानी कि पीस पीस कबूतर को माना जाता है ना। फिर लास्ट में है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, उसका गोल्स मुकम्मल हो गए 17 में, पार्टनरशिप कर ली गोल से, या फिर कुछ भी पार्टनरशिप में बना ले इसको, ठीक है, समझ में आया। ऐसे आप याद रखोगे ना, तो बीच बीच में शायद इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ऐसे आप अगर याद रखोगे ना, तो बीच बीच में जो नंबर्स है वहां से आप आगे प्रोसीड कर सकोगे, ठीक है। 14 मछलियां हैं, अगर आपको 16 बता दे, तो मछलियों को क्या किया उसने, घर पर लाके रखा, 15 हो गया, फिर 16 हो गया, हमामतुन यानी कि पीस, जो वो क्या कहते हैं, पीजियन, हमामतुन बोलते हो तालिजा को, हम हमामतुन याद दिलवाते हैं ना, तो पीजियन ही भूल जा रहे हैं, तो 16 में पीजियन आ जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। हाँ, इसके बहुत सारे स्टोरीज बने हैं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग स्टोरीज बनाते हैं, हमने इसको कल ही रात में बनाया। नंबर्स के साथ अक्सर याद नहीं हो पाते हैं, तो अगर सिर्फ हम सीक्वेंस याद रखेंगे और नंबर याद नहीं रखेंगे तो फिर बहुत कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। वैसे हम ठीक है। अपनी ओन स्टोरी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यही बनाएं, ठीक है, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आप जो अभी जो बताइए वो हम्म। रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेज दीजिए, तो सबको याद रह जाएगा शायद। अच्छा, ठीक है हाँ। इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। हम ना इसका एक 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना देते हैं। हम सोचते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाए, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिलता है बनाने के लिए, कभी बहुत टाइम लगता है उसमें, फिर उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए फिर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इसी को ना रख के हम इसी में रिकॉर्ड कर देंगे टैब में, और फिर भेज देंगे, या तो शॉर्ट पे डाल देंगे या फिर ऐसे ही भेज देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रोसीड पेन करते हैं। रिकॉर्ड कर। ठीक है, ये ना हमने एमडीजीज का अभी सीक्वेंस याद नहीं किया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, तब हम इसका भी कुछ बना देंगे स्टोरी छोटा सा। ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है ना कि एमडीजीज कितने हैं। एमडीजीज के 8 गोल्स हैं, और ये आया था 2000 से 2015 में, और 21 टारगेट्स है, 48 इंडिकेटर्स है। ठीक है, इसको ना अभी के लिए इतना ही याद रखते हैं, डिटेल में कल पढ़ेंगे इसको फिर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स है, और ये आया था 2015 से 2030 के बीच में, और इसमें बीच बीच में शायद इसी का है, कुछ रिपोर्ट्स भी आए हैं, वो हम बताएंगे आगे कितना परसेंटेज ये अचीव हुआ था। ठीक है। टारगेट से नहीं, वो इतना डीप में नहीं पूछेंगे शायद, बस ना ये गोल्स से ही थोड़ा डीप में पूछने लगे हैं कि कौन से स्टेट में कितना गोल अचीव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे देखिए अभी ओजोन उल्टा करके पूछते हैं ना, अभी उल्टा करके पूछते हैं, डायरेक्ट कम पूछेंगे, डायरेक्ट कम पूछते हैं, उल्टा हाँ, करके क्योंकि पूछते हैं। जी बिल्कुल डायरेक्ट बहुत जैसे क्या होता है, रूसा
अगर बोल दिया अगर आपको कि रूसा किस स्टेज में आता है एसडीजी के, तो वो फिर चकराने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि वही है आपका क्वालिटी एजुकेशन में ही है, रूसा आ जाएगा। हाँ, हाँ समग्र शिक्षा आ जाएगा, अभियान आ जाएगा, सम, मोक्ष। जैसे मोक्ष हम लोग पढ़ते हैं ना, सम पढ़वा, और हाँ वो कहते हैं कि किस स्टेज में आता है, तो वही क्वालिटी एजुकेशन में आता है। तो इस तरह घुमा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हम आप भी आ रहे हैं। Which of the following is an ozone depleting substance? नीचे दिया हुआ जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा गैस है जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, खत्म कर रहे हैं। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा मिथाइल क्लोराइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा मीथेन। जी देखिए, ऐसे 6 गैसेस, 6 या 7 है। जो ये ना गलती से यहाँ पर ऐड हो गया था, मैं इसको डिलीट नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कैसे होता है, ये रहने देते हैं। ठीक है, 7 गैसेस ऐसे हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ओजोन हमने अभी पढ़ा है, वो जो लेयर होती है जो गर्मी सन की शुआओं को जो ज्यादा गर्म होती है उससे हमको बचाती है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि गुड ओजोन एक होती है, बैड ओजोन एक होती है। गुड ओजोन कौन सी होगी बताएं? जो GO सेकंड लेयर है ना वो वाला गुड हाँ, ओजोन। स्ट्रेटोस्फियर जो ऊपर होती है, सन के साइड होती है। हाँ, स्ट्रेटोस्फियर। और बैड कौन सी होगी? BOT, बॉट। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो होती है वो बैड होगी, जो हमारे साइड है वो ज्यादा। ठीक है, देखिए 7 गैसेस कौन से हम इसको याद भी कर लेंगे साथ में ही, हाँ, क्योंकि फिर बाद में वो नहीं होगा। मिथाइल क्लोराइड है, इसमें जो आंसर है वो मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये गैसेस नहीं है जो ओजोन को डिप्लीट करती है। ओजोन असल में किस लिए डिप्लीट होता है, हमने आपको बताया था कि सीएफसी गैसेस से, यानी कि जो फ्रिज से निकलती है और जो हमारे कूलर से, एसी से जो गैसेस निकलती है ये होंगी। ठीक है, एक और होती है हैलोन। हैलोन ये जो है यहाँ पर देखिए, हैलोन ये भी, ये जो होती है फायर एक्सटिंग्विशर से निकलती है ये। ठीक है, और एक होती है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल और मिथाइल क्लोराइड और ब्रोमाइड ये जो होते हैं ये निकलते हैं पेस्टिसाइड से। फर्टिलाइजर्स को जो हम लोग पेस्टिसाइड्स देते हैं, मतलब कीड़े नहीं लगने के लिए जो दवाएं देते हैं, उससे निकलती है ये गैसेस। ठीक है, तो ये 7 है। देखिए पहले 4 जो है 2 C से है। ठीक है, 2 C से है, 3 H से है और 2 M से है। ठीक है, C के 2 हैं, 3 मतलब H। ये 7 गैस वो है जो इसको ओजोन ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ बिल्कुल, नुकसान पहुंचाते हैं। तो 7 CFC गैसेस। एक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे हमने लिख दिया है, अगर आप लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो ना, तो आप लोग ना ODS शायद इसको कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS, इसको आप मारिए गूगल पर, वो आ जाएगा। ठीक है, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो बोल रहे हैं। देखिए CFC अभी नहीं, जब आप लोग लिख रहे हो नोट्स तब देख लीजिएगा। ठीक है, CFC क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद HCFC, बस H ऐड कर दीजिए, हाइड्रो यानी कि पानी से जो रिलेटेड होगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। ठीक है, थर्ड होगा हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, HBFC। यहाँ पर सिर्फ क्लोरो निकाल दीजिए, ब्रोमो ऐड कर दीजिए, HBFC, हाइड्रोब्रोमो क्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरो नहीं होगा। फोर्थ होगा हैलोन। ठीक है, हैलोन वो है जो फायर एक्सटिंग्विशर से निकलती है। 4 हो गए। अच्छा, एक और कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोराइड से रिलेटेड 2 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये एक हो गया। फिर मिथाइल से 2 है, M से, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आप लोग 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, मतलब रिलेटेड है। तो अगर आपको याद, मतलब जहन नशी ना भी होना, तो एक बार आप लोग 2-4 बार इसको देखेंगे तो जहन में रहेगा, मतलब बिना देखे अगर याद भी ना हो तो। 6 ऑप्शन क्या में है? होगा ही तो आप मिथाइल। लोग कर सकते हैं। जी, 6 क्या है? 6th है मिथाइल क्लोराइड, जो यहाँ है ना ऑप्शंस में वही है, वो मिथाइल क्लोराइड। इसका एक और नाम है शायद मिथाइल क्लोराइड का या ब्रोमाइड का, अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो है एक और नाम उसका। इसका दूसरा नाम है मिथाइल क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म। हाँ क्लोरोफॉर्म। अच्छा, बस फॉर्म इसमें और ये अच्छा, सेवंथ का मिथाइल ब्रोमाइड है ये, ब्रोमाइड, BROMID। देखिए राइस साहब, जो हम्म, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जो अभी जो बताइए 7 गैस है, मेरे को लगे 8 गैस है। ये 8 गैस को मैंने खत्म करने के लिए एक प्रोटोकॉल आया था, हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मूल मकसद था, जो अभी जो 8 गैस है ना, ये 8 गैस को घटाना है। और उसमें जो मिथाइल क्लोराइड है उसमें एक है। अब जो इसमें जो पहला ऑप्शन क्वेश्चन में सल्फर डाइऑक्साइड, वो वाला गैस एसिड रेन के लिए बहुत काम आते हैं। जो एसिड रेन होता है ना, अभी जो डिस्कस किया था, वही एसिड रेन के लिए वो होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ही छोड़ देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन जो है, इससे पहले हम लोग डिस्कस किया था, जो मीथेन जो हम लोग धान उगाते ना, जो नीचे जो पानी रहता है वहां से निकलते, समंदर से मीथेन निकलते, वो वाला। और ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस जो 7 गैस है, इसको याद करने का एक ही ट्रिक है। जहां पे क्लोरो आ जाएगा ना, वो वाला ओजोन के साथ चला जाएगा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। और एक है जहां पे ब्रोमो आ जाएगा, ब्रोमो, क्लोरो, क्लोरो हाँ क्लोरो, ब्रोमो। और एक्स्ट्रा एक गैस है, उसका नाम है हेलोन। मैं 5 क्लोरो, हाँ 5 क्लोरो होगा, 3 ब्रोमो होगा, और एक हेलोन होगा। टोटल 8 गैस है। ब्रोमो हेलोन। 8 कहाँ से, एक और क्या है फिर जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर? हमें तो ये मैं मिले 7। मैं तो आर लिखा, एक मुझे है बता दे क्लोरो, कौन सा मिस है मेरे पास। मैं जो लिखा एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा दूसरा नंबर है क्लोरो ब्रोमोमीथेन, 3 नंबर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, 4 नंबर हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, 5 नंबर हेलोन, 6 नंबर मिथाइल ब्रोमाइड, 7 नंबर मिथाइल क्लोरोफॉर्म, 8 नंबर कार्बन टेट्रिक्लोराइड। जो 6 नंबर 7 नंबर है ना, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, शायद आप एक साथ कर दिया। हाँ, वो शायद एक के साथ है, मुझे तो ये मिला जब हमने गूगल पे देखा। अच्छा ठीक है ठीक है। अगर होगा तो देख लेंगे, ठीक है। ब्रोमो हाँ मीथेन। ठीक है। वैसे ये नंबर तो नहीं पूछा जाएगा शायद, ये है कि नहीं ऑप्शंस में पूछा जाएगा, ऐसे हो नहीं, सकता इसमें कोई नंबर नहीं है, तो ये जो गैस है ना, इसी को रट्टा मारना और कुछ नहीं। है। हाँ, ठीक है। इसके ना एब्रिविएशन यानी कि छोटे छोटे जो है, CFC, HCFC, HBFC, फिर हैलोन, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर मिथाइल, और मिथाइल के दो होंगे, क्लोराइड और ब्रोमाइड। मैंने ऐसे याद रखा था इसको। तो ये ठीक। ओजोन इस ऑप्शन में जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, मेथिल क्लोराइड पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कार्बन, ये क्या लिखा ये हुआ है यहाँ पर ये 5 पूछ रहा है नंबर। कि कौन सा सही है इसमें से। एक ही है जो पहुंचाता है, बस तो मिथाइल क्लोराइड ही पहुंचाएगा। नहीं, हमने यहाँ पे 7 गैसेज में जो 5 नंबर पे लिखा है उसको पढ़ना क्या है ये। कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो। अच्छा अच्छा, वो ये इससे अलग है ये। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है क्या किसको कहते हैं? एक होगा ऑक्सीजन, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, डाई मतलब दो होगा, ऑक्साइड का दो, CO2। ठीक है, कार्बन एक होगा और ऑक्सीजन के दो होंगे। यानी कि हम जो सांस लेते हैं ना वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो सांस छोड़ते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स इसको ऑपोजिट करते हैं, यानी कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ नेचर होता है, जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, वो बहुत अच्छा होता है हमारे लाइफ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे एयर के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। इस वजह से वो अच्छा होता है हमारे लिए, प्लांट्स। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक दरमियान में। ठीक है, एक चीज और, यस, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन में आया वाटर सब्सटेंस, रिलेटेड बता दो। सब्सटेंस, हाँ, क्या क्या? जो क्वेश्चन में आया है सब्सटेंस, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सब्सटेंस यानी कि यही चीजें जो गैसेस है, इसी को सब्सटेंस कहेंगे। ओजोन यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग, मैंने बताया जो फाड़ता है, डिप्लीट करना यानी कि फाड़ना, सुराख डालना। सब्सटेंस यानी कि यही गैसेस, कौन सी चीजें, सब्सटेंस आप कह सकते हो चीजें। ऐसी कौन सी चीजें जो ओजोन को खराब कर रही हैं। ठीक। तो 7 नहीं 8 बस।
हाँ हम वो ना कंफर्म करके आप लोग को बताते हैं। मतलब ये तो नॉर्मली यही दिए गए हैं जो हमने लिखे हैं, ठीक है। हाँ डिप्लीट के माने वानिश हो सकते हैं जी, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम उसको देख के बताएंगे, ठीक है। अगर हम ना बताए ना तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना कि ये बताना था। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम लोग 7-8 वो याद ही कर ले। मतलब 8 नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें। यहाँ हमने मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है ना वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। हम यहाँ एक बार क्लियरली लिख देते हैं, हो सकता है वो भी इसी में मिक्स हो जाए, ठीक है। आप लोग उसको भी याद रख लीजिए। मिथाइल से रिलेटेड 3 हो जाएंगे ना फिर। मिथाइल रिलेटेड 2 है ना, एक मिथाइल ब्रोमाइड, एक मिथाइल क्लोरोफॉर्म। अच्छा क्लोरोफॉर्म, तो फिर हमने कौन सा छोड़ा? शायद वही वाला जो हमने लिखा था अभी। अच्छा क्लोरोब्रोमो मीथेन, ये शायद मैंने छोड़ दिया था, ये वाला। आप लोग इसको भी ऐड कर लें अगर हो तो, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। एक बार चेक कर लेना उसको। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हैजार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर कीवर्ड है नेशनल हैजार्ड्स, इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव अकरेंस एंड मल्टी कैजुअलिटी। देखिए मल्टी और प्रोग्रेसिव अकरेंस, अकरेंस का मतलब ये होता है कि बार बार हो। तो बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया ना, अच्छा इसको वो क्वेश्चन को एक बार कौन थोड़ा सा हजार्ड है, जाके। यानी कि हाँ कौन सा हजार्ड है जो हजार्ड किसको बोलते हैं, नेचुरल हजार्ड? देखिए हजार्ड और डिसास्टर के बीच में हम समझाते हैं, ठीक है। हजार्ड क्या होता है कि किसी चीज का नाम होता है और कितने % नुकसान होने के चांसेस है, इसको हजार्ड कहेंगे। हमने यही समझा। अगर कुछ और इसका मतलब हो तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। हजार्ड का मतलब ये होता है। और डिसास्टर क्या होता है ना, हाँ डेंजरस, कितना डेंजरस वो है वो होता है हजार्ड। लेकिन डिसास्टर क्या होता है ना कि उस चीज से, जैसे एक अर्थक्वेक जो है वो हजार्ड है। लेकिन डिसास्टर क्या होता है ना कि उससे कितना नुकसान पहुंचा, जानी हो या माली हो या एनवायरमेंट को हो। जैसे एक अर्थक्वेक आया तो वो कितना % आया, जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में शायद आया था ना, कि इतना % आने वाला है, वो पहले से ही उन लोगों ने बता दिया था। तो ये कितना % आया वो हजार्ड होगा। और फिर डिसास्टर क्या होगा, डिसास्टर ये होगा कि कितना नुकसान हुआ, मतलब जमीनें हिल गई तो बिल्डिंग गिर गई, इतने जान का नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए, ये डिसास्टर होगा। आप यानी बताएं जो अभी क्या जो हजार्ड डिसास्टर है। मतलब ये आपने जो बातें बोली है उससे ये समझ पाया हूँ कि जो हजार्ड होता है मतलब जो भी चीज आती है, आफत जो भी आती है, कुछ भी हो तो उससे जो हाँ नुकसान होता है उससे उसको वो बोलते हैं डिजास्टर। हम्म। हाँ, सही बताया। है नेचुरल ना का ये? मतलब पता हो गया। हाँ, हैजार्ड का नेचुरल दूसरा, हैजार्ड का दूसरा वर्ड है कैलामिटी, बोलते हैं कैलामिटी। जो आफत है कैलामिटी ना है। उसका, हाँ उसको कैलामिटी व आफत व हैजार्ड बोलते हैं। और डिजास्टर का मतलब वो कैलामिटी हैजार्ड की वजह से कितना नुकसान हुआ इंसान का, उसी को डिजास्टर बोला जाएगा। हम्म। ओके, ओके। जो आफत आती है उससे जो नुकसान होता है जो आफत आती है उसको बोलते हैं हजार्ड, और जो जो उससे नुकसान होता है जो उसका, तो उसको बोलते हैं ये जो आपने बोला क्या वर्ड था ये, डिसास्टर। डिजास्टर। डिजास्टर। आई थिंक इसको आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे नेचर है, नेचर का मतलब फितरत, फितरती तौर पर जो चीज होती है वो अर्थक्वेक और यही सब चीजें होती है। हाँ और नेचर में फितरत के तौर पर होती है वही। तो ये सब चीजें फितरी तौर पर ही होती हैं, कि कोई करता नहीं है बल्कि खुद ब खुद होती हैं। बाकी जो हम्म। उसके नुकसान होते हैं उससे हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है। ये जैसे हमने अभी तो इससे जैसे अभी कोई चीज अभी याद हो। नेपाल में हुआ था ना, अर्थक्वेक नेपाल के अंदर हुआ था। हम्म। अच्छा तो यहाँ पर ना अर्थक्वेक आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल हैजार्ड्स में तो सब आते हैं। अर्थक्वेक होगा, वॉल्केनिक एरप्शन होगा, हम बताते हैं ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। एपिडेमिक होगा, स्टॉर्म होगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ता हुआ। प्रोग्रेस करते हैं ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं हम लोग, बढ़ना, ठीक है। एपिडेमिक हो गई। हाँ। और अकरेंस, अकरेंस से ये कह रहे हैं कि बार बार जो होता है, ज्यादातर होता है। मल्टी कैजुअलिटी यानी कि ज्यादा लोगों में हो, मल्टी मिक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, एपिडेमिक होगा। एपिडेमिक होगा फिर तो ये, हाँ, हाँ। क्योंकि अर्थक्वेक अच्छा जो होता है ना वो ये मल्टी कॉजलिटी नहीं होता, बल्कि ये तो एक जहां पर एक, होता है अर्थक्वेक वहीं पर नुकसान तो होता है। हाँ बिल्कुल वही होगा। और देखिए एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पैंडेमिक। एपिडेमिक क्या होगा, किसी एक जगह एक गांव पर होगा, ठीक है, मतलब एक महदूद जगह होगा। लेकिन हम्म। पैंडेमिक, पैंडेमिक किसको कहते हैं, कोरोना वायरस को हम लोग पैंडेमिक कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो सारी दुनिया में होगा। ये जो वबा फैली थी वो सारी दुनिया में फैली थी, कॉमन होती है वो सब लोगों के अंदर,
ठीक है, ओके। हाँ। एक यही क्वेश्चन चीजें। है यहाँ, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन बोला, तो कौन सा आफाद है जो प्रोग्रेसिव ऑकरेंस माने कॉन्टिन्यूअस तौर पर चलता, बहुत टाइम पर चलता, मल्टी कैजुअलिटी माने बहुत सा आदमी को ये मार देते, मल्टी कैजुअलिटी का मतलब, कैजुअलिटी का मतलब मार देना, हाँ, इंसान को मौत हो जाना, बहुत इंसान मर जाते। तो आज कोई क्या होता है, ये 2 मिनट के लिए आता फिर खत्म हो जाता है। पकड़ लीजिए कोई एक एरिया में आया फिर चला गया, हाँ। वोल्केनिक भी इसी तरह है, जो जमीन के अंदर जो लिक्विड जो होता है, गैस होता है, वो जब ऊपर निकलते ना बहुत कम टाइम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आ जाते फिर खत्म हो जाते। लावा जिसको बोलते हैं वही है क्या ये? हाँ लावा, volcanic? यस यस। स्टॉर्म है ना उसी तरह, वो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, पकड़ लीजिए 1 दिन 2 दिन आधा घंटा, हाँ ऐसे फिर खत्म हो जाता। मगर जो एपिडेमिक है ना, एक दिन 2 दिन का काम नहीं है, कभी कभी 1 साल 2 साल 4 साल भी चलता। अभी जो बताया, हाँ, एक पेंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है, एक एंडेमिक होता है, एक स्पोराडिक होता है। क्या पेंडेमिक होता का है? मतलब, एक और पहला तो आपने क्या epidemic? हाँ ठीक है। पेंडेमिक हो गया, हम्म देन एपिडेमिक हो गया, हम्म देन एंडेमिक, ENDEMIC एंडेमिक, और दूसरा है स्पोराडिक, SPORADIC स्पोराडिक। पेंडेमिक ऐसे डिजीज है जो एक कंट्री में नहीं रहता, बहुत सा कंट्री इवन कॉन्टिनेंट्स में भी फैल जाता है। जो कॉन्टिनेंट्स होता है ना, एशिया यूरोप, एक कॉन्टिनेंट्स इसी में फैल जाता है। जिससे पहले जो अभी जो कोरोना वायरस आया था, इससे पहले एक बहुत पेंडेमिक आया था, उसका नाम है ब्लैक डेथ और स्पेनिश फ्लू। उसी तरह और एक डिजीज आया था जिसका नाम है प्लेग। प्लेग में ना जो अफ्रीकन कंट्री में बहुत सा आदमी को मार दिया था। उसी तरह जो स्पेनिश फ्लू है, इसी से बहुत सा यूरोपियन कंट्री में बहुत सा आदमी को मार दिया था। ये एक कंट्री में नहीं था, पूरा कॉन्टिनेंट में 2-3 कंट्री में फैल गया था, ये जो कोरोना वायरस की तरह। दूसरा है एपिडेमिक। एपिडेमिक जो है एक कम्युनिटी में हो जाता है, हाँ, एक पर्टिकुलर एरिया में एक कम्युनिटी में हो जाता। इसका जो एग्जाम्पल है, जिस तरह एबोला नाम का एक फीवर था, वो अफ्रीकन कंट्री में हुआ था। तो एबोला है, और निपा, NIPAH, जो निपा है, ये एपिडेमिक का एग्जाम्पल है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में होता था, एक पर्टिकुलर एरिया में होता था। उसके बाद जो एंडेमिक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, पर्टिकुलर आदमी के अंदर ये रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वैली फीवर, VALLEY, वैली फीवर, एंडेमिक का। कोरोना वायरस को भी कर सकते हैं ना पेंडेमिक तो एग्जांपल। हाँ। पास में ही आया तो ठीक है, वही कर लेते हैं। नहीं, ये एंडेमिक कह रहे हैं, पर्टिकुलर शख्स को होगा ये। एंडेमिक पर्टिकुलर सा नहीं, पर्टिकुलर ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पीपल में होता है ये वाला एंडेमिक जो है। स्पोराडिक है ना, कोई कंटिन्यूअस नहीं होता। एज एग्जांपल, अब 1 साल आया, 15 दिन आया, फिर खत्म हो गया, फिर वो वाला फिर आ गया वापस, इसको स्पोराडिक बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है, इसका रेबिस करके एक कोई डिजीज था, हाँ, रेबिस, और जो उसकी कुत्तों उसी से तरह, होता है शायद ये। हाँ। अब ये जो क्वेश्चन अभी आया है, तो इससे कितनी बातें हमें पता लगे। एक तो हजार्ड का पता लगता है, हजार्ड किसको बोलते हैं और क्या क्या है हाँ ना? वो बताते हैं, हम बताते हैं। हाँ वो बता दीजिए, जो भी मार्क्स निकला है इसका पूरे क्वेश्चन का। जो मेरा पानी कहाँ गया भाई? यहाँ पर देखिए, हैजार्ड्स ना, नेचुरल हैजार्ड्स जो है वो कुछ टाइप्स के होते हैं। एक होता है अर्थक्वेक, आपको पता है, भूकंप, जमीन हिलने लगती है, वो उसका अंदर का साइंस अलग है कि वो किस वजह से हिलती है। वो बहुत डीप हो जाएगा, वो हम नहीं देखेंगे अभी, अगर कभी आएगा तो देख लेंगे इंशाल्लाह। अब तक 55 क्वेश्चंस में तो वो नहीं आया, अगर आएगा तो देखेंगे। और वो ठीक है। अर्थक्वेक होगा, हमारा कौन भूकंप सा जो आता है, फर्स्ट जमीन पेपर है हिलने ये? लगती है। जी हमारा कौन सा फर्स्ट पेपर है जो अंदर से देंगे ये लोग? वो सेकंड हाँ पेपर है। हाँ। हाँ दूसरी ठीक चीज है। होती है वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनिक एरप्शन क्या होता है ना, कि एक ऐसे पहाड़ होते हैं, ठीक है, उसके नीचे ना बहुत गर्मी होती है। इतनी गर्मी के अंदर का जो वो है ना, वो एकदम शोले की तरह बनने लगता है, बहुत गर्म होता है वो।
तो वो जब बहुत ज्यादा गर्मी पहुंचती है तो वो ये ऊपर का जो हिस्सा है वो फटकर पूरा लावा निकलता है इसके अंदर से, वो बहुत लावा। गर्म होता है। ठीक है, हम इसकी पिक्चर हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, इसमें शायद नहीं है। एक होता है सुनामी। ठीक है, सुनामी तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारा पानी आता है, सुनामी हम लोगों ने सुना होगा, 2012 को तो कहा था कि पानी में मिल जाएगा, सुनामी आ जाएगा पूरा, है ना? जो बिहार में हर साल आता है। अच्छा, तो ये सुनामी होगा। ठीक है, बिहार फिर लैंडस्लाइड से होता है जी। बिहार में हर साल सुनामी आती है ना। अच्छा, हमको नहीं पता। हाँ, वो क्योंकि थोड़ा साइड वो में तो है ना, बाढ़ है ना, सैलाब, फ्लड। फ्लड्स सैलाब और होता होगा। हाँ, सुनामी में क्या फर्क होता सुनामी है? ना सिर्फ समंदर में आता है, जो लहरें आती है वो अच्छा, होगा, वो हाँ समंदर में आएगा जी। ओके। फ्लड जो होता है समझती ना, वो समझ। पानी सुनामी की वजह से पानी जो आ जाएगा गाँव के अंदर, वो फ्लड होगा। ठीक है, ठीक है। रिसेंटली वो 1-2 साल पहले शायद हैदराबाद में भी आया था फ्लड्स ना, कुछ कोई डैम टूट गया था तो आया था क्या नंबर है ये? क्या बोला आपने नाम इसका? ये वाला फ्लड्स। फ्लड फ्लड मतलब पूरे फैजाना। घरों में पानी आ जाता है, ये वाला होता है फ्लड्स। ठीक है, FLOOD। और एक होता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड यानी कि यहाँ पे शायद है ये वाला लैंडस्लाइड, मतलब जो ऊपर की पहाड़ों से जो जमीन होती है ना वो खिसकने लगती है नीचे, तो लैंड स्लाइड, स्लाइड यानी कि हाँ, फिसलना ना, लैंड स्लाइड होने लगती है। एक होता है लैंडस्लाइड। ग्लेशियर। हाँ ये तो होती रहती है हाँ उत्तराखंड वगैरह साइड में। इसका तो है हाँ, लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड ना, जो जमीन गिरती है ऊपर से, मतलब पहाड़ों से। एक होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर ये होता है कि जो ये लिखा जो हुआ कहाँ पर है पहाड़, लिखा हुआ कहाँ पर है ये? यहाँ पे तो सिर्फ 6 ही लिखा हुआ है। आप यहाँ यहाँ नीचे है ना, ये जो फोटो बनी हुई है ये वाली, हाँ, यहाँ तो इस देखिए। फोटो पे तो इस पे अच्छा कुछ नहीं, चीज। ग्लेशियर नहीं है, ग्लेशियर हम एक बता रहे हैं, मतलब लैंडस्लाइड अगर होगा तो ये जमीन होगी। ग्लेशियर जो होता है ना, वो बर्फ पिघलती है, जो गर्मी होती है ना, गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने लगती है, बर्फ गिरने लगती है, वो ग्लेशियर कहलाती है। वो ग्लेशियर शायद नहीं आता है, इसीलिए इसमें नहीं है, उतना वो नहीं होता है, हम बस बता रहे हैं। ठीक है, ना वो नहीं, जो ग्लेशियर्स का मतलब जो होता है, जिस तरह नॉर्थ पोल साउथ पोल में बहुत सा आइस जमा हुआ है, उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। और क्या जमा हुआ है? जब आइस व बर्फ जमा। बर्फ, हाँ हाँ हाँ, हाँ। बर्फ बर्फ जो आइस जमा हुआ है ना, जमा है नॉर्थ पोल में साउथ पोल में, उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। और जो बड़ा बड़ा कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा जब मतलब गिर जाते हैं, उसको एवेलेंस बोलते हैं, एवेलेंस। क्या बोलेंगे? एवेलेंस। हाँ, एवेलेंस, यस। ओके। ग्लेशियर्स का मतलब बर्फ का जमा होना, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो है, जिस तरह अंटार्कटिका में पूरा बर्फ जमा है, ये वाला ग्लेशियर्स हो गया। जब बर्फ का बड़ा टुकड़ा जब गिर जाते हैं, उसको एवेलेंस बोलते हैं। ठीक है, एवेलेंस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, हाँ हो गया तो। नेक्स्ट ड्राउट। एक एक मिनट होगा ड्राउट यानी कि सूखा होगा जी। ग्लेशियर आप नहीं लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं, वो उतना लिख नहीं। रहा हूँ। ये आपने एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक और ये लास्ट में क्या लिखा? स्पोरोडिक, नहीं स्पोरोडिक, SPORADIC, स्पोराडिक। हाँ, ठीक है, इसका क्या स्पोराडिक। मतलब है स्पोराडिक? एग्जांपल? ये रेबीज है, रेडीज शायद मैंने लिखा है। ठीक है, और रेबीज। कुत्ते कुत्ते वाली बीमारी है। ठीक। हाँ बिल्कुल, कुत्ते मतलब कुत्ता ही नहीं होता है, एनिमल्स से होता है असल में ये, लेकिन ज्यादातर शायद कुत्ते में पाया जाता है। हम लिख देते हैं यहाँ पर फेमस डॉग। तो उसी से है। ये सलाइवा से, यानी कि इसके थूक से, जो इन्फेक्टेड थूक होता है ना, उससे होता है। मतलब एक कॉन्टिन्यूस नहीं होता, कभी कभी दिखता है हाँ, फिर खत्म हो जाता है, ऐसे है। नॉट रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली नहीं होता, कभी कभी होता है। हाँ, ठीक है, yes। हाँ, एक होता है ड्राउट, DROUGHT, ड्राउट यानी कि सूखा, बिल्कुल सूखा हो जाता है, बिल्कुल पानी नहीं होता है, वो होगा। एक होता है टोर्नाडो। टोर्नाडो यानी कि जो हवा के जो ऐसे गोल गोल घूमती है ना हवा, उसमें उड़ा के ले चली जाती है, वो होगा टोर्नाडो। ठीक है। ठीक है, एक होती है वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर, वाइल्ड किसको कहते हैं? जो फॉरेस्ट होता है उसको कहेंगे वाइल्ड फायर, यानी कि ये पूरा फॉरेस्ट जल जाना। ठीक है, टाइफून। टाइफून क्या होगा? ये जो तेज हवा चलती है उसको कहेंगे। तूफान जो आता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है ये स्लाइड? ठीक है, ठीक है। ड्राउट मीन्स हाँ, कहत फहद साली। साली होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ड्राउट, कहत साली। ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक वो क्लियर है ना? पूरा नेचुरल हैजार्ड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, ठीक। देखिए, कौन से? नेक्स्ट है द एब्रिविएशन NMHE। ठीक है,
ये इसका एब्रिविएशन पूछ रहे हैं कि क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CAA क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? NMSH। तीसरा हाँ, तीसरा नहीं होगा, दूसरा होगा। लिख लेते हैं इसको, एक मिनट। देखिए मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बताइए। हाँ, इसका ना पूरा एक वो है, हम बताते हैं इसको। और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर हमने वो 8 मिशन यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। वैसे हम लिख दिए, आप रिपीट कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि इतना अच्छे से नहीं है, आप लोग अपना लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। और मतलब वो हाँ, सीक्वेंस के साथ, ठीक है। और इसको याद आप भी कर लेंगे, हम कुछ बना के यहीं पर। आप बता दीजिए, हम लिख लेते हैं इसको, जो जो इस तरह के फुल फॉर्म आने के जो चांसेस होते हैं तो। क्योंकि ना ये चीजें जो बेसिक है ऊपर ऊपर की। हाँ, 2 बजे कर लेंगे या अभी करेंगे? आप लोग बताएं, 2 बजे जाते हैं नमाज के लिए या अभी? क्योंकि अभी स्टार्ट किया ना हम लोगों ने, तो 2 बजे हम करते 2 बजे जाते हैं नमाज के लिए तो। हैं। हाँ, 2 बजे से एक हमने 5 तो मिनट पढ़ पहले लिया। 2 बजे से एक 5 मिनट पहले चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट आप किया, बता अभी हम दीजिए। थके नहीं है, बाद में बहुत थक जाएंगे फिर अभी अगर लंच। इसको बता दीजिए एक बार। 8 मिशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो आप साथ ही कुछ स्नैक्स खा लीजिए, भूख लगी है तो, ठीक है। तो कुछ स्नैक्स खा साथ में लीजिए। पानी रख लीजिए मेरी तरह। हाँ, हम तो पानी में ना एक फ्रेश होता है वो डाल लेते हैं, और मतलब फ्रेशनेस के लिए कुछ डाल लेते हैं हम उसके अंदर, उससे थोड़ा फ्रेश महसूस होता है। सेम। चलिए। देखिए जो इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक प्लान लेकर आया था। उस प्लान का नाम है NAPCC। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में आया था। NAP NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में आया था। इसका देख टोटल जो गोल था व टारगेट था, टोटल 8 था। 2008 में आया था और टोटल गोल था 8। ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको याद रख सकते हैं ऐसे सीक्वेंस से। सहवाग, आप लोगों को पता होगा, सहवाग शायद एक क्रिकेटर है। हाँ, यस यस कौन भैया। सहवाग HC। बहुत सारों का फेवरेट होगा वो तो। हम ना पहले देखते थे स्कूल में क्रिकेट। अपने वक्त का है। HC, इसे याद रख सकते हैं सीक्वेंसेस का, हम बताएंगे सीक्वेंस क्या है इसका, ठीक है। अच्छा, ये 8 गोल्स है ना इसके। हाँ, 8 गोल्स हैं, 2008 में आया, 8 गोल्स है, और इसका एब्रिविएशन है, मतलब लाइन से याद रखने के लिए, सहवाग HC। गोल्स हमारे इसके 8 सीक्वेंस में नहीं। गोल्स क्या क्या है? और कोई चीजें इससे रिलेटेड जो वाह। इम्पोर्टेंट है, ये क्लाइमेट एक्शन के लिए आई थी, क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट इसके अंडर आई थी, ठीक है। हाँ यस। और कोई पॉइंट है यहाँ पर लिखने के लिए, फिर हम लोग इसके जो वो है वो देख लेते हैं एब्रिविएशन ये सारे। HC क्या लिखा आपने? HC, बस सहवाग अच्छा, HC याद रख लीजिए। अच्छा, पूरा सीक्वेंस इसका है, सहवाग HC। जी, सहवाग, उसके बाद HC। मैं हेडक्वार्टर में। थोड़ा मैं सा बताऊंगा इसमें। बताएं बताएं। जी देखिए बताएं। मैं अब लिखिए, जो 1 नंबर 2 नंबर करके 8 नंबर लिखिए। एक में सोलर। हमने यहाँ लिखा हुआ है, फिर से लिखे क्या? ठीक है, तो इसमें लिखा है ना। हाँ, हाँ ठीक है, तो ठीक है। हम ना इसके अंदर बड़ा करने वाला वो ऑप्शन ठीक से नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कैसे वर्क करता है, हम ज्यादा यही वाला वो गायब भी हो जाता है, फिर मिलता ही नहीं है। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसके इसी से आप लोग याद कर ले। हम ना यहाँ पर छोटे एब्रिविएशंस लिख देते हैं बस, ठीक है। पहला वाला होता है नेशनल सोलार ना। एक चीज है, थोड़ा सा पहले लिख दिए सोलर मिशन। सोलर मिशन। मेन पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है। नेशनल सोलार मिशन, NSM। नेशनल को छोड़ दीजिए, ओनली पर लिखिए सोलर मिशन। सोलार मिशन लिख दिया, आगे। 2 नंबर में लिखिए एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी, इसे एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी बोल रहे हैं। हाँ एनर्जी, मैं एनर्जी लिख दिया था। हाँ, हम भी एनर्जी वही लिख रहे थे, एनर्जी एफिशिएंसी।
हाँ एक जी 3 नंबर लिखिए सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट हैबिटेट HABITAT हैबिटेट। 5 नंबर लिखिए। हैबिटेट 4 नंबर लिखिए वाटर मिशन। ओ भाई ये कौन सा सफदर आलू टमाटर बेच रहा क्या? नहीं, सफदर का नहीं है, उनको मत बोलिए। वाटर मिशन लिखिए। अरे सफदर का नहीं है, वो सफदर का लगा। वाटर मिशन शायद ये लोग ना यूनिवर्सिटी में है, वहां पर JNU में। 5 नंबर लिखिए हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन 6 नंबर लिखिए ग्रीन इंडिया। को 7 नंबर लिखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक मिनट इकोसिस्टम से ये 6 नंबर थर्ड क्या वाला था? हिमालय का नहीं होगा? थर्ड वाला ग्रीन हैबिटेट है कि हिमालय है? हिमालयन है। अब लिखिए मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है। ग्रीन इंडिया 7 नंबर 7 नंबर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है शायद ये। ठीक है, लिखते हैं तो सही, लेकिन एग्रीकल्चर 8 नंबर लिखिए क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये हमको ये बताइए कि शायद एग्रीकल्चर यहाँ है हिमालय की जगह पे, और सस्टेनेबल हैबिटेट जो है वो शायद हिमालय वहाँ होगा। इसमें कोई सीरियल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो शायद हम लोगों ने इसको सीरियल बना के याद किया था शायद। अगर सीरियल वाइज नहीं है तो ए को इधर कर लेते, इसको इधर कर लेते, हिमालय को। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जो सेहवाग है ना उसका लिखे SEHWEG। ये तो ये सीक्वेंस सहवाग लिखवाया था ना, तो गलत हो गया ना ये तो। मैं हाँ, बता वही रहा हूँ, हम आप लिखिए ना। मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए SEHWEG। उसके बाद AC लास्ट में AC। ये जो लिखा हुआ ना SEH ये तो फिर सहवाग लिखा गया है ना वहां पे भी। हाँ देखिए सहवाग एक आदमी एक क्रिकेट प्लेयर का नाम है, वो AC में रहते, ठीक है। S से सोलर मिशन, E से एनर्जी एफिशिएंसी, H से सस्टेनेबल हैबिटेट, जो हैबिटेट है ना वो H से हैबिटेट, W से वाटर, E से इकोसिस्टम, G से ग्रीन इंडिया। सहवाग हो गया। सहवाग कहाँ पे रहते? AC में रहते। A से एग्रीकल्चर, C से क्लाइमेट चेंज। उसको भी अगर क्या नाम है हिटिंग क्रिकेटर करके कर दें तब भी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। वो सबसे अच्छा है। क्या क्रिकेटर? ये तो फिर AC हिटिंग क्रिकेटर यानी वो बहुत ज्यादा छक्के चौके मारता था, तो हिटिंग क्रिकेटर करके करें खेलता था वो तो। अच्छा, आप जैसे भी ये वाला सहवाग HC आ सकते हो, फिर सहवाग WE। याद ठीक है, कर ले भाई। हाँ, जैसे भी आप लोगों को लगे, या फिर अपने से भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। हीटिंग एक्चुअली क्रिकेटर। फर्स्ट वाले में जो स्पेलिंग है उसकी पूरी सही है, सहवाग ए करके, नो नो इसमें नो नो गलत है उसमें। अच्छा ठीक है। जैसे भी आप लोगों को लगे, बस हाँ, वो असली वाला सहवाग की स्पेलिंग जो भी हो, लेकिन आप लोग यहाँ से वो रख लेना, ठीक है। नहीं, सहवाग की यही है, सहवाग की किसी तरह SEH। से याद कर लेना, यही है। हाँ, जो भी आप लोगों को लगे, ठीक है। बस ये है कि इसके एब्रीविएशन याद होने चाहिए, क्योंकि एब्रीविएशन पूछा गया है, ठीक है। आप लोग ना एक बार मुझे बता दीजिए, NMEE होगा इसका, जो एनर्जी डेफिशिएंसी। इसको पूरा याद करना जरूरी है, ऐसे नहीं बस सोलर मिशन नहीं याद रखना है आप लोगों को। नेशनल, यहाँ देखिए, हम एक बार रिपीट करवा देते हैं आप लोगों को कि क्या क्या है, इसके एब्रीविएशन याद रखिए। नेशनल सोलर मिशन NSM है,
ठीक है, ये तो याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, फिर आगे पीछे क्या आ रहा है, एन आएगा तो नेशनल ही आएगा, ठीक है, हर जगह नेशनल ही है। ओके, जो स्टार्टिंग में एन है हर जगह नेशनल होगा, क्योंकि नेशनल है ना, इंडिया से रिलेटेड है। फिर एम जो आएगा तो वो मिशन है, ठीक है, उसके बाद वाली ये जो लिखा है ये बस मेन पॉइंट्स है, ठीक है, ऐसे होगा। देखिए एब्रिविएशन देख लीजिए, NSM यानी कि नेशनल सोलार मिशन। दूसरा है NMEEE, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। हमने लिखा था एनर्जी एफिशिएंसी ना, इसमें एनहांस्ड ऐड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट होगा NMSHE, जो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये सोलार, हाइड्रो और सस्टेनेबल हाइड्रो से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और सर्वे भी नहीं है, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद है, मतलब ये सीक्वेंस तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी हो जैसा भी हो, ठीक है। और NWM यानी कि नेशनल वाटर मिशन, और उसके बाद जो हमने यहाँ लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। NMSA, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग, ऐसा आएगा तो सस्टेनिंग आएगा, ठीक है, सस्टेनिंग या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ए होगा तो एग्रीकल्चर। फिर है ग्रीन इंडिया मिशन, इसमें नेशनल मिशन सोलार ये वाला स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है, इसमें ग्रीन इंडिया मिशन GIM, ठीक है। नेक्स्ट है NMSH, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है। उसके बाद है NMSKCC, यहाँ पर जो S है वो सस्टेनेबल नहीं होगा, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज और है शायद ऑन है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आप ना इसको मारिए NAPCC का जो नेशनल प्लान एक्शन है, वहां पर आ जाएंगे आप लोगों को ये सारे, या फिर ना हम गूगल करके आप लोगों को भेज देंगे इसको, या फिर ये तो होगी ना आप लोगों के पास, ये फाइल से भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है लिख लिया हमने, लेकिन थोड़ा वो चेंजिंग हो सकता है, अगर आप इसको साफ साफ लिख करके भेज दे तो बेटर रहेगा, वरना ठीक है लिख लेंगे हम, इसका पता तो लग गया ना इसका। हाँ रईस आप देख ऑनलाइन करके देख कर लीजिए। हाँ NAPCC मारिए, आप वहां पर आ जाएंगे सारे प्लान्स, बिल्कुल मिशन सारे आ जाएंगे, नेक्स्ट चलिए। ये ना हमने लिखा था यहाँ पर, ये किगाली अमेंडमेंट क्या क्या होता है, ये क्योटो प्रोटोकॉल जब आएगा तब देख लेंगे हम लोग। एसिड रेन, एक चीज देखिए, एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन यानी कि एसिड तो आप लोगों को पता है, जो तेज होता है, तेजाबी शायद ऐसा कुछ कहते हैं उसको, उसका रेन होती है। जब कब होती है वो, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं ना आपस में, हवा से मिलते हैं, या फिर जब वो एनवायरमेंट में मिलते हैं, आसमान में, तो क्या होता है, एसिड रेन होती है, ठीक है ना, यही होता है। हाँ यस। हाँ, तो ये एसिड रेन की वजह से ना बहुत नुकसान होता है, इंसान को भी होगा और एनवायरमेंट पर तो बहुत होगा। इन्होंने कहा था ना ऑलरेडी कि जो एनवायरमेंट पर होगा, ये जहां भी गिरेगी ना, वहां के जो पत्ते हैं वगैरह वो सारे जल जाएंगे, ठीक है। और फिर मिट्टी पर भी इसका असर होगा कि इसके अंदर से जो मिट्टी में होगा तो एसिड ज्यादा हो जाएगा, उसके अंदर एसिडिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो वो फिर वो जमीन ना खेती के लायक नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज है कि ताजमहल का जो पत्थर है ना, ये काला पड़ रहा है, लाल हो रहा है, सॉरी लाल हो रहा है, किस वजह से, वो एसिड रेन की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक होता है अमोनिया शायद, सड़ी हुई मछलियों से जो गैस निकलती है उसको अमोनिया कहेंगे। अमोनिया ये कलर वगैरह में यूज होता है, ये तो कलर में, हाँ ठीक है। I mean, मतलब ये जो कलर वो होते हैं, ये जो हेयर पे हेयर कलर वगैरह होते हैं ना, उसमें भी आता है, अमोनिया फ्री बोलते हैं कलर, अच्छा, मतलब वहाँ यूज होता है। कुछ तो अमोनिया आता है लगा मिला हुआ कलर, इसमें कलर में कुछ अमोनिया फ्री कलर होते हैं, तो ज्यादातर यूज जो लोग करते हैं वो अमोनिया फ्री करते हैं, हाँ, इसमें क्योंकि फिर अमोनिया नहीं मछलियों होता। को वेजिटेरियन लोग शायद नहीं यूज करते होंगे, क्योंकि नहीं मछलियों सभी, से मतलब मतलब, वो फायदेमंद रहता है अमोनिया, अमोनिया फ्री जो रहता है। हाँ अमोनिया फ्री यानी कि अमोनिया उसमें नहीं होगा। हाँ अमोनिया नहीं होगा, आपने देखा होगा जो जो बड़े बड़े ब्रांड है, मैट्रिक्स वगैरह हो गए या फिर और भी है, तो वहाँ पे लिखा हुआ भी होता है अमोनिया फ्री। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोल्यूशन से अभी आया ये, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हियरिंग एबिलिटी एज वेल एज साइकोलॉजिकल वेलबीइंग ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो नॉइज पोल्यूशन होता है ना, हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट, यानी कि उल्टा इफेक्ट होता है किसके ऊपर, हियरिंग एबिलिटी, हमारे जो
और सुनने की क्षमता है ना उसके ऊपर, एज वेल एज हियरिंग पे भी और साइकोलॉजिकल यानी कि दिमाग पे भी, वेल बीइंग ऑफ पर्सन, ठीक है। एक इंसान के दिमाग पर भी असर होगा और सुनने पर भी असर होगा। नॉइस पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होता है जो खराब करता है उस चीज को, यानी कि नॉइस तो नॉर्मल आवाज होगी, नॉइस पोल्यूशन की बहुत जोर से जो आवाज आती है, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉइज लेवल्स इज लीनियर। लीनियर किसको कहेंगे, हम हमेशा कहते हैं लीन यानी कि लेटा हुआ, ये जो होता है ना लेटा हुआ हमेशा सेम रहना, ऊपर नीचे नहीं, ये हमेशा सेम रहता है लीनियर यानी कि। तो ये क्या कह रहे हैं, ह्यूमन परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि क्षमता ऑफ नॉइस लेवल्स यानी कि आवाज को सुनने की जो क्षमता होती है इंसान की हमेशा सेम होती है, ये कह रहे हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि अगर गॉसिप्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, कान में अगर बात करेंगे तो ये आहिस्ता होगी, लेकिन रोड्स पे होगी तो वो व्हीकल्स की वजह से जोर से होगी, और अगर हम कोई नाच सुन रहे हो कुछ सुन रहे हो तो वो जोर से होगी। मतलब लेवल्स इसके सेम नहीं होते हैं, कभी आहिस्ता होती है कभी ज्यादा होती है, तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये ना पोल्यूशन को हम लोग लास्ट में करेंगे इसको बाद में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिवली प्रोमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन अमंग द सोसाइटीज, ठीक है, इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिवली प्रोमोटेड यानी कि बढ़ाया जाता है इफेक्टिवली, ठीक है, बाय ग्लोबलाइजेशन अमंग द सोसाइटीज, सोसाइटीज के दरमियान में। ग्लोबलाइजेशन माने कि आम जो होता है, दुनियावी आम, ठीक है, यही होगा शायद आई थिंक। तो सोसाइटीज में क्या चीज ज्यादा प्रोमोट की जाती है, बढ़ाई जाती है, क्या चीज होगी, मोनोकल्चरल वैल्यूज। देखिए मोनोकल्चरल क्या होगा, हाँ बी होगा इसका, क्योंकि मोनो मोनो मैंने कहा था एक को कहेंगे, मोनो जो आता है ना हमेशा मोनो, ये एक से रिलेटेड होगा, डाई होगा, ठीक है, तो दो से होगा, और एक होती है हेक्सा होगा, तो ये हेक्सागोन किसको कहते हैं ऐसे ना, जिसके 6 साइड्स होते हैं उसको कहेंगे, तो हेक्सा होगा 6 आएगा, शायद हेक्सागोन, हेक्सा कुछ की है वो एक फॉर्मूला है वहां पे 6 आएगा। हेक्सा ना 6 ना 8 फ्रांस कंप्यूटर में है। 8 होता है हेक्सा, हाँ कंप्यूटर में 1 से ना हेक्सा, हेक्साडेसिमल 6 होता है, 6 साइड। हेक्सागोन जो होता है ना 6 साइड्स होंगे ना हेक्सागोन के। यस अच्छा यस हाँ 6 है यस। फ्रांस का यही है। देखिए ये मैप। ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, इसके 6 होंगे, ठीक है 6, ठीक है। ऑक्टा होता है शायद 8 है ना, ऑक्टा होगा। हाँ ऑक्टा 8 ऑक्टाडेसिमल 8 से रिलेटेड होगा, या वैसे 8 का तो उतना नहीं आता है, लेकिन हम बता रहे हैं मोनो होगा तो सिंगल, सिंगल मोनो डांस भी कहते हैं, सोलो डांस मोनो डांस कहते हैं ना। हाँ सोलो जो होता है वो सिंगल होगा, और जो पॉली होगा ना वो मैनी होगा, ठीक है। मोनो डांस कहते हैं, सोलो डांस कहते हैं, अगर हम स्कूल में सुना होगा आप लोगों ने तो, ठीक है। स्कूल गया कौन? हम गए थे, सोलो डांस होता था उसमें मदरसा अकेले है ना अकेले। वो इसलिए। नहीं। ठीक है, तो मोनो होगा सिंगल, डाई होगा डबल, ठीक है, डाइऑक्साइड जो होता है वो। देखिए मोनोस कल्चरल वैल्यूज यानी कि अकेले अकेले कल्चर जो वैल्यूज होते हैं वो, मल्टी कल्चरल यानी कि मिक्स की हुई है ना, रीजनलाइजेशन यानी कि एक रीजियन में होगा शायद, सेल्फ सेंटर्ड यानी कि सेल्फ से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, जब भी कह रहे हैं सोसाइटी में तो ये मल्टी कल्चरल ही होगा, ठीक है। इसका कुछ है, आप अगर बताएं तो बता दें, कोई एक्स्ट्रा चीज हमने जो नहीं बताई अगर है तो। मल्टी कल्चरल वैल्यूज। ठीक है। यहाँ पे जो पूछा नीचे जो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा फैल गया। मोनोकल्चर का मतलब एक ही कल्चर का जो ट्रेडिशन एक ही कल्चर में रह गया। मल्टीकल्चर का मतलब 2-3 कल्चर का जो ट्रेडिशन आपस में मिक्स हो गया, जिस तरह दिल्ली को डाइवर्स कल्चर बोलते हैं। यहाँ पे आप मैंने कश्मीर का भी स्टूडेंट मिलेगा, मुंबई का भी मिलेगा, हैदराबाद का भी मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी दिल्ली। रीजनलाइजेशन का मतलब एक पर्टिकुलर जो एरिया है, तो एरिया में जो ट्रेडिशन जो कल्चर चलता है उसी को बोलते हैं। और सेल्फ सेंटरनेस का मतलब जो खुद का जो वैल्यूज है उसी को प्रमोट करना। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स, यानी कि इंडिया के कितना परसेंटेज लैंड जो है वो अर्थक्वेक के लिए वल्नरेबल मतलब चांसेस होंगे,
मतलब उसके आने के चांसेस क्या कहेंगे? वर्नरेबल का एग्जैक्ट मीनिंग कुछ होगा ना उर्दू में? वल्नरेबल का मतलब बहुत कमजोर है। एक्चुअल होता है जो ऐसे चीज है बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। एज एग्जाम्पल जो ग्लास है, अगर हाथ से निकल जाएगा ना वो बहुत जल्दी से टूट जाएगा, उसके बोलते हैं ग्लास को वल्नरेबल बोलते हैं, जो जल्दी से टूट जाएगा। अच्छा, जिस इंडिया का जहां पर इजी से यानी कि वीक है, इजी से जहां पर अर्थक्वेक आ सकते हैं, कितना परसेंटेज लैंड है इन इंडिया में, है ना? यस यस तो कितना परसेंटेज है? 57% है ना? हाँ, हाँ 50%। 57%। इंडिया में 57% लैंड के ऊपर अर्थक्वेक्स आने के चांसेस है। ज्यादातर वही होंगे ना जो यहाँ मतलब ऐसे जो, हाँ अजाव, यहाँ पे जो मतलब ऐसे ये जो जगह होती है समंदर से, समंदर के जो करीब होते हैं वो ज्यादा अर्थक्वेक के लिए भी, वो भी ज्यादा प्रोन होते हैं। क्या दिल्ली भी होगा? नहीं, नहीं। जो अर्थक्वेक का जो इंडिया का जो अर्थक्वेक का जो एरिया है ना, जो हिमालय, उत्तराखंड, उसके बाद पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बिहार है, ये वाला जो एरिया है ना बहुत अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और जो आप जो बोल रही थी जो फ्लड एरिया है, अच्छा, जो फ्लड एरिया, कोस्टल हाँ। एरिया है ना, जिस तरह हम्म। उड़ीसा, तमिलनाडु और केरला, ये फ्लड एरिया है। मतलब ये इंडिया कह सकते हैं कि जो 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 वेस्ट हो गया, ये सॉरी ईस्ट जो हो गया, ईस्ट का जो हो गया। इसका मतलब साउथ का जो एरिया है ना, इंडिया का साउथ का एरिया, हाँ ये हिमालय के साइड, बगल में, वो वाला ये ज्यादा साइड होगा ना, अर्थक्वेक एरिया, हाँ अर्थक्वेक इंडिया का प्रोन ये है। साइड होगा ना, ये ज्यादा होगा हाँ अर्थक्वेक के लिए। हाँ, आज जो कोस्टल जो एरिया है समंदर के बगल में, तो उड़ीसा, बंगाल है, तमिलनाडु है, हाँ ये सब एरिया बहुत यहाँ पे फ्लड आता है। जो ठीक है। 57% इंडिया का जो 57% जो एरिया है वो अर्थक्वेक होता है उसमें। इंडिया को ओनली फॉर 12% जो लैंड है वहाँ पे ज्यादा फ्लड, जो फ्लड को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, सैलाब जो होता है ना वो सैलाब आता है 12%। 12% एरिया में, ठीक है। हाँ हम्म, ये जो है ये एरिया, ये पूरा जो है ये साइड, ये पूरा अर्थक्वेक होगा, ठीक है, ऊपर साइड ज्यादातर। ये होगा ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो नॉर्दर्न ईस्ट साइड होगा, या फिर ईस्टर्न ईस्ट, नॉर्दर्न ईस्ट, या फिर ईस्टर्न नॉर्थ के साइड होगा, ठीक है। और फिर ईस्ट में, हाँ इनमें ही होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर, कोविड-19 किसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिसीज 2019, या कोरोना वायरस डिसीज स्ट्रेन 19, वायरस डिसास्टर, या फिर कोरोना वायरस डिसीज 2020? ए फर्स्ट होगा। वाला फर्स्ट हाँ वाला क्योंकि टू कोरोना थाउजेंड वायरस जिस नाइनटीन समय में आया आता था ना। 2019 में आया था, बिल्कुल। इंडिया में आया 20 में, लेकिन 19 में ही ये चाइना में आ गया था। चाइना में आ गया था। हाँ, क्योंकि ये ना फिर आगे वालों को पता चले कि 19 में आया था, 2019 में, इसलिए 19 को दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। assertion एंड रीजन का क्वेश्चन है। mankind's interaction with earth has led to a highly complex and diverse ecosystem to an increasingly degraded environment. ये assertion है, और रीजन क्या है? many of the changes taking place in earth's environment are irreversible. देखिए, mankind's interaction with earth, interaction किसको कहेंगे? दो साइड से ना। mankind किसको कहेंगे? मैनकाइंड यानी कि इंसान से की हुई चीजें, ठीक है। इंसान और अर्थ जो है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, इसके इंटरैक्शन की वजह से हैज लेड टू, ये कहां पर इसका रिजल्ट में क्या हुआ है? तो हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको कहेंगे? इकोसिस्टम के बारे में एक बार बताएं, एग्जैक्ट क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का जो मतलब है एक नेचुरल जो प्रक्रिया है, जिस तरह हम लोग यहाँ पे रह रहे, हम लोग के साथ जानवर का, उसके बाद समुद्र में जो मछली है, आपस में जो रिलेशन है, ये जो नेचुरल जो सिस्टम है इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। हाँ, मतलब इकोसिस्टम में क्या क्या आएंगे? इंसान आएंगे, जानवर आएंगे, और जिस प्लांट्स, एनिमल्स, सारी चीजें मिलकर। इंसान भी आएंगे इसमें? देखिए जमीन में जो रह रहे हैं, जिस तरह इंसान है, हैवान है, परिंदा है, पेड़ है, ये जमीन का इकोसिस्टम हो गया। समंदर में जो कुछ है, जिस तरह पानी है, मछली है, वहाँ पे जो कुछ है उसका अलग इकोसिस्टम है। फिर ये शहर में जो डिजर्ट होता है ना, डिजर्ट में जो कुछ रहता है उसका अलग अलग इकोसिस्टम होता है। अच्छा, सबका अलग अलग इकोसिस्टम होगा।
हाँ, और जो इकोसिस्टम जो वर्ड है ये वाला पहले दिया था, उसका नाम है आर्थर टांसले, पहले दिया था। 1935 के अंदर। सही बताया, 1900। ठीक है। इकोसिस्टम जो वर्ड है ये 1935 में आर्थर ट्रांसले पहले दिया था। और इकोलॉजी जो होता, जिसके बारे में पढ़ाई होता है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी जो वर्ड है अर्नेस्ट हैकेल ने पहले दिया था। लिखा हुआ है कि इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर इन नॉन लिविंग फिजिकल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ओकेनोस इकोसिस्टम। हाँ वही। जमीन में जो सब है जानवर, बायोटिक एबायोटिक, जिसका जान है जिसका जान नहीं है, उन लोग का आपस में जो रिलेशन है, जमीन का अलग इकोसिस्टम है, समंदर में जो पानी है, मछली है और जो कुछ है उसका आपस में जो इंटरेक्शन व रिलेशन है उसका अलग इकोसिस्टम है। जो डिजर्ट में है, सहारा में जो जिस तरह कैमल रहते और जो कुछ रहते, पेड़ रहते, आपस में जो रिलेशन है, नेचुरल जो इंटरेक्शन है उसको सहारा का इकोसिस्टम बोला जाएगा। ठीक है। ठीक, एक और आपने क्या कहा था इकोसिस्टम के साथ? इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम जो वर्ड है ये पहले दिया आर्थर टांसले, ARTHUR, आर्थर टांसले, TANSLEY। और एक है इकोलॉजी, मतलब जिसके बारे में पढ़ाई होता उसको इकोलॉजी बोला जाएगा। इकोसिस्टम की पढ़ाई जहाँ पे होता उसको इकोलॉजी बोला जाएगा। इकोलॉजी जो वर्ड है, जो टर्म है, इसको पहले दिया, उसका नाम है अर्नेस्ट हैकेल, EARNEST, अर्नेस्ट। ERNST। HAECKEL। ठीक है, नमाज के बाद कर लेते हैं। हाँ ठीक है, नमाज के बाद इसको कंटिन्यू कर। हम ना बंद नहीं कर रहे, आप लोग भी बंद मत कीजिए, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। बस हम रिकॉर्डिंग दूसरे वो सेकंड पार्ट कर लेंगे ना, उसको इसको हाँ फर्स्ट पार्ट। हाँ ऐसा ठीक है, कर रिकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में कर लेंगे ताकि वो अपलोड भी अच्छे से हो जाए और वो हो जाए। लेते हैं।